फूलों में गुलाब अच्छा लगता है, फूलों में गुलाब अच्छा लगता है, हर चेहरे पे हिजाब अच्छा लगता है, हर चेहरे पे हिजाब अच्छा लगता है। आप बस ऐसे हंसते मुस्कुराते तालियां बजाते रहिए, हमें आपका यही अंदाज अच्छा लगता है। जोरदार तालियां हो जाएं। तुम्हें पता है मिस होमो 6 की कितना हार्ड है, पर अशोक सर हर डिफिकल्ट चीज़ को इतनी सिंप्लीफाई करते समझाते हैं, चाहे वो बिगिनर्स हो या एक्सपीरियंस्ड हो, आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलता है। So right, Miss Hetero. So audience, get ready to absorb knowledge as Ashok sir takes us through the powerful world of 6 key. Let's welcome him again on the stage with warm round of applause. जोरदार तालियां हो जाएं अशोक सर के लिए। हेलो हेलो, स्माइल आफ्टरनून। नींद आ रही है या कुछ सुनना है? नींद आ रही है तो इसलिए कह रहा हूं। चलो, एनीवेज, ऑलमोस्ट वी आर एट द फेक एंड ऑफ द प्रोग्राम, और मैं थैंकफुल हूं कि मुझे बार बार मौका मिल रहा है स्टेज पे चढ़ने का, आपसे बात करने का। फीलिंग प्रिविलेज, अच्छा लग रहा है आपसे बात करने का, आपसे शेयर करने का, जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूं उसके बारे में। एनीवेज, धर्मेश भाई वो अपना लगा दो वापस, और वहां तक आ जाओ जहां तक अपन ने कर लिया था। उसके बाद में हाँ, तो थोड़ा सा मेरिडियंस जो कि थोड़ी 6 की बात करते हैं, और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ वापस से, चाहे मेरिडियन सुजोक की हो या 6 की ट्रीटमेंट हो या ब्रांच 6 की ट्रीटमेंट हो, ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात है मुश्किल नहीं है। ये आप अपने मन से ये एप्रीहेंशन निकाल दें कि ट्रीटमेंट मुश्किल है। एक ही पार्ट उसमें मुश्किल है कि डायग्नोसिस थोड़ा सा मुश्किल काम है, और हमारे लिए कंपैरेटिवली और मुश्किल हो जाता है कि हम ज़्यादातर लोग मेडिकोस नहीं है, मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं आते, बहुत सारे लोग साइंस के बैकग्राउंड से भी नहीं आते, तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डिजीज, इटियोलॉजी, न्यूट्रिशन, इसके बारे में इतनी हमारे को गहन जानकारी नहीं होती है। तो आपको अगर हीलिंग लाइन में रहना है और स्पेशली सुजोग प्रैक्टिशनर के थ्रू अच्छा प्रोफेशनल कैरियर बनाना है, तो ये तो आपके पास चॉइस है ही नहीं कि आप अपने आप को अपग्रेड ना करें। तो नॉलेज तो आपको बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, न्यूट्रिशन पढ़ना पड़ेगा, मेडिकल पढ़ना पड़ेगा, डिजीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सिस्टम्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लेटेस्ट रिसर्च क्या होती है वो पढ़ना पड़ेगा। थोड़ी पढ़ने की हैबिट तो आपको डालनी ही पड़ेगी, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपके टीचर, आपके मेंटर, आपके गाइड जो भी है वो किस एक्सटेंट तक आपको गाइड करेंगे। उंगली पकड़कर आपको ज़िंदगी भर कोई नहीं चलाएगा, आपको चलना भी नहीं चाहिए, आपको उंगली छोड़नी चाहिए। उंगली पकड़कर चलेंगे तो आप कब इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते। स्पून फीडिंग नहीं चलती है, और आपको पता है मैं आप लोगों को बताता ही नहीं हूँ। कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता मुझे नहीं मालूम। आप इस बारे में मैं रूड हूँ, आप मैं बदनाम भी हूँ, रूड तो हुई हूँ, रूड तो मैं खुद ही मानता हूँ, मैं बदनाम भी हूँ कि आप मुझे कुछ पूछोगे अशोक सर ये ऐसा, मेरे को क्या मालूम, खुद करो भाई। हाँ, आप मुझे बताएंगे कि ये ऐसा था, मैंने ऐसे किया लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं, तो फिर मैं सोचूंगा हाँ आपने एफर्ट लगाया, अब मुझे आपको गाइड करना चाहिए। आपने एफर्ट तो लगाया, मेरे पास में कोई रेडीमेड फार्मूला नहीं है आपको देने के लिए। अभी कितने लोगों ने पूछा मुझे, मैंने क्या मालूम मुझे क्या होता है, मुझे नहीं, सच में नहीं मालूम। मेरे पास में प्रोटोकॉल तो है ही नहीं किसी डिजीज का, और सुजोग में अगर आप प्रोटोकॉल ढूंढ रहे हैं तो अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। छोड़ दो सुजोग आज ही। अगर प्रोटोकॉल ढूंढ रहे हो कि मैं इस बीमारी का क्या इलाज करूं, इसका क्या करूं, फार्मूला ढूंढ रहे हो, तो फिर सुजोग आपके लिए नहीं है। सुजोग कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट है, कस्टमाइज्ड, हाँ, टू सर्टेन एक्सटेंट कुछ उसके अंदर ऐसे प्रोटोकॉल हैं हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस के अंदर स्पेशली कैटेगरी ऑफ पेशेंट जो हमारे पास आते हैं
उनके लिए आपको कस्टमाइज्ड यानी इंडिविजुअल ट्रीटमेंट बनाना पड़ेगा। मेरे को पिंकी का ट्रीटमेंट अलग चाहिए, मेरे को सुमेश जी का अलग ट्रीटमेंट चाहिए, प्रमोद जी का ट्रीटमेंट में इनकी बात सुन के समझूंगा। कंप्लेंट तीनों की एक है, कंप्लेंट तीनों की एक है, पर मैं ट्रीटमेंट उनका अलग करूंगा, इनका अलग करूंगा, उनका अलग करूंगा। तो इसलिए प्रोटोकॉल और फार्मूलाज की सर्च को छोड़कर अपना समय बर्बाद ना करो, छोड़ दो उस सर्च को और अपने आप को अपग्रेड करो कि भाई मैं इस सिचुएशन में कैसा सोचूं। तो उसके लिए जरूरी क्या बात है, जब तक मैंने बोला 5 एलिमेंट्स, 6 एनर्जीज और 6 एनर्जीज के मैनिफेस्टेशन को आप नहीं समझेंगे तो मुश्किल है आप सुजोग के अंदर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि सुजोग में आगे बढ़ने के पहले तो अगर हम एडवांस ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इवन मेरिडियन सुजोग की कर रहे हैं, तो मेरिडियन सुजोग की का मान लो एक तो पार्ट है ऑर्गन बेस्ड अप्रोच, ठीक है, सिंपल है, कोई बात नहीं है। लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर मेरिडियन ले लो। किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी मेरिडियन ले लो। हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट मेरिडियन ले लो। उसमें डायग्नोसिस कहाँ चाहिए, चाहिए क्या डायग्नोसिस? और आपको क्या डिसाइड करना है मेरिडियन सुजोकी के अंदर, भाई आपके पास में 2 ही चॉइस है मेरिडियन सुजोकी के अंदर ट्रीटमेंट करने का, आइदर यू कैन डू टोनिफिकेशन और यू कैन डू सेडेशन, यही तो कर सकते हो। क्वांटिटी ऑफ ट्रीटमेंट में क्या करना है, एनर्जी कम है तो बढ़ाओ और बढ़ी है तो घटाओ, यानी एक्सेसिवनेस है तो सेडेशन करो और डेफिशिएंसी है तो टोनिफिकेशन करो। यही तो मेरिडियन सुजोकी है भाई, इसके अलावा क्या स्कोप है बताओ? किसी और को आता हो तो मैं सीख लूँ आपसे, है कोई इसके अलावा? मेरिडियन सुजोकी में हम क्या करते हैं, 12 लाइनें और 2 चॉइस, 12 दूना 24, 24 ही प्रोटोकॉल है बस। कितने? 24 प्रोटोकॉल है। लीवर टोनिफिकेशन या सेडेशन, हार्ट टोनिफिकेशन या सेडेशन, तो फिर है कहाँ इसमें कुछ की बात? तो इसका मतलब है मेरिडियन सुजोकी के अंदर आपके पास में 12 लाइन, 12 मेरिडियन और उसके अंदर 2 एक्स्ट्रा मेरिडियन सीवी और जीवी ले लो, 2 14 हो गए, क्यों सिंगल सिंगल ही है वो तो ये 12 12 24 हो गए। लेफ्ट के साइड, राइट के साइड के 12, लेफ्ट साइड के 12 और इस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है मेरिडियन सुजोकी के अंदर ट्रीटमेंट टू ग्रेटर एक्सटेंट और डायग्नोसिस इवन स्मॉलर एक्सटेंट आपको बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है ब्यूटी किस में है, सिंप्लिसिटी में है या कॉम्प्लेक्सिटी में? क्या लगता है आपको? नहीं, सही बताओ, पक्की बात, सिंप्लिसिटी। तो मेक योर ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस एज सिंपल एज पॉसिबल। इतना लंबा चौड़ा क्रिएटेड कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, न तो आपको दोबारा समझ में आए कि आपने क्या सोचा था उस वक्त, न आपको पेशेंट को बताना पड़े तो उसको तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आए क्या किया ये। तो ट्राई टू मेक द फार्मूला एज सिंपल एज पॉसिबल। ये सिंप्लिसिटी है, सिंप्लिसिटी में रखो उसको और जहाँ तक हो सके बिल्कुल प्रिसाइज करो उसको। तो प्रिसाइज के लिए मेरिडियन सुजोकी के हम बात कर रहे हैं, तो मेरिडियन सुजोकी के अंदर 2 ट्रीटमेंट के मेथड है जो सरल है और उसमें किसी तरह की डायग्नोसिस की जरूरत नहीं पड़ती है। और मेरिडियन सुजोकी से ठीक होने वाले रोग 50% से ज़्यादा खाली उस 2 मेथड से ठीक होते हैं, खाली 2 मेथड से ठीक होते हैं 50% से ज्यादा। मेरिडियन सुजोकी से होने वाले, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, अभी 6 की बात नहीं शुरू की मैंने, उसके बाद करूंगा। मैं ये कहता हूं मैं 6 को बॉदर ही नहीं करता हूं। आपका ग्राउंड अगर मेरिडियन सुजोकी यानी एनर्जी फ्लो थेरेपी, जो अब तो खैर सिलेबस ISA के हिसाब से सिलेबस चलना पड़ता है, उसमें जो जितना कवर उतना पढ़ाना पड़ता है। जिन लोगों ने मेरा PL EFT आपने पढ़ा है, मैं कितना डीप जाके पढ़ाता हूँ, डायग्नोसिस के कितने टूल्स, कितनी टेक्निक्स डिस्कस करता हूँ, एज के हिसाब से डायग्नोसिस, एनवायरनमेंट के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, लाइफ साइकिल के हिसाब से, कितने सारे तरीके डायग्नोसिस के, न्यूमरस तरीके हैं डायग्नोसिस के। अब किस मौके पे कौन सा यूज़ करना है, ये आपका इंट्यूशन, आपका एक्सपीरियंस धीरे धीरे डेवलप होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरिडियन सुजोकी एक कॉरस्पोंडेंस के मुकाबले में भी बहुत ज़्यादा सरल मेथड है। 12 मेरिडियन की लाइन, प्राइमरी राइट हैंड की 12, प्राइमरी लेफ्ट साइड की 12 और सेकेंडरी का भी यूज़ कर सकते हो। प्राइमरी सेकेंडरी में हम ज़्यादा नहीं उलझेंगे। कहने का मतलब है 12 मेरिडियन की 12 लाइन, CVGV की 2 लाइन हमारे अंगूठे के ऊपर, उसकी डायरेक्शन देखो, उसके ऊपर टोनिफिकेशन सेडेशन है। डायरेक्शन याद नहीं है, टोनिफिकेशन सेडेशन का बड़ा सरल थंब रूल फार्मूला है, सरल फार्मूला है। एक्यूट कंडीशन यूजुअली सेडेशन करना, एक्सेसिवनेस है। क्रोनिक कंडीशन यूजुअली, देखो आपको अगर अच्छा थेरेपिस्ट बनना है तो आपको ऑब्जर्वेशन
बढ़ाना पड़ेगा। देखो पेशेंट कैसे आपके सामने अपनी कंप्लेंट को रेज करता है, कैसे बिहेव करता है। देखो एक तो सर दर्द है या पेट दर्द, कोई भी एक्यूट होगा तो कैसे होगा, अरे बाप, ये मेरा बॉडी का जो एक्शन है जो है ये एक्सेसिवनेस दिख रहा है, ये डेफिशिएंसी का दिख रहा है, ये एक्यूट है। ओ दर्द तो हो रहा है लेकिन का लेकिन पेन तो है, पेन है ये ना, लेकिन बॉडी क्या रिएक्शन दे रही है, कैसा रिएक्शन है, ये एक्सेसिवनेस है। लेकिन मान लो मुझे क्रोनिक डिजीज है, लेक्चर देना ही है, अब खड़ा कर दिया, अब मेरे सर दर्द भी हो रहा है, तो धीरे धीरे चलो थोड़ी देर फिर ये बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, एक्सेसिव दिख रही है, डेफिशिएंसी दिख रही है, ये डेफिशिएंसी दिख रही है। मेरी बोली की टोन, मतलब मोर्निंग का जो तरीका, मोर्निंग का पेशेंट का, अगर पेन के साथ में मोर्निंग करे तो एक्यूट वाला कैसे करेगा, अरे बाप, अरे मार दिया भाई, क्या कर दिया यार, और जान निकल रही है, जान निकल रही है, लेकिन एनर्जी दिखा रहा है। लेकिन वो अगर बेचारा क्या है, उसको हेल्प चाहिए कुछ, अरे कोई मेरे, अरे कुछ दे दो भाई, कुछ दे दो भाई, अरे वो दुख, कुछ दवा ला दो भाई। क्या दिखाता है वो, डेफिशिएंसी दिखा रहा है। यानी मॉर्निंग का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, उसका बिहेवियर, ये क्लियर दिखाता है एक्सेसिव है या डेफिशिएंसी है। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया एक्यूट केस के लिए क्या है, एक्सेसिवनेस है, सेडेशन करो। क्रोनिक डिजीज है, टोनिफिकेशन करो, डेफिशिएंसी है। और मैंने आपको एक और तरीका सुबह बता दिया था, नहीं समझ में आता है एक्सेसिवनेस, नहीं समझ में आता है सेडेशन, भाड़ में जाए, आपकी जो मर्जी हो जो कर दो। आपके मन में आए टोनिफिकेशन, कर दो टोनिफिकेशन। आपके मन में आया इंट्यूशन सेडेशन, कर दो सेडेशन। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, आधी बार तो सिक्का सही पड़ेगा, आधी बार तो सही पड़ेगा भाई, उछाला मैंने, आधी बार तो सही पड़ेगा, और इंटेंशन सही पड़ेगा, इंट्यूशन सब क्या पड़ रहा है, तो आधी बार से ज्यादा सही पड़ेगा। जो आपने सोचा टोनिफिकेशन, तो 50% से वैसे ही मैदान मार लिया आपने, आधे पेशेंट तो हो ही गए। अब आधे पेशेंट बचे, वो कर रहे साहब ये क्या कर दिया, मेरे तो मुझे तो उल्टा ज्यादा गड़बड़ लग रहा है। पेशेंट को देखो पूछो मत ज्यादा, पेशेंट को कभी ये आपको डील करना आना चाहिए पेशेंट को। आज तपन भाई ने बहुत अच्छे से तरीके से बताया, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। पहली बात, डू नॉट अननेसेसरीली एजुकेट योर पेशेंट। आपका जो काम है वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है, उसको एजुकेट करना नहीं है। और पेशेंट चाहता है एजुकेट होना, तो उसको बोलो क्लास में आ बेटा, तू ट्रीटमेंट की फीस दे रहा है, ट्रेनिंग की नहीं दे रहा है, ट्रेनिंग लेनी तो वह क्लास में आ जा अलग से। क्योंकि पेशेंट को सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, कारण बताता हूं उसके पीछे। जब आप उसको एजुकेट करोगे तो वो एजुकेट नहीं होगा, वो कंफ्यूज्ड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो एजुकेट नहीं होगा, वो एक्चुअली कंफ्यूज्ड हो जाएगा। और कंफ्यूज्ड होगा तो फिर तो आपका काम और मुश्किल हो जाएगा, तो आपका काम बहुत मुश्किल होने वाला है। तो मैं ये काम कर रहा हूं कि आपको आधे काम में तो हो ही गया। तो इसलिए पेशेंट को कभी, एक और बात, अच्छा थेरेपिस्ट बनने के लिए आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका पर्सनल स्टाइल हो सकता है हेट्रो, हो सकता है पर्सनल स्टाइल आपका होमो, लेकिन व्हेन यू आर डीलिंग द पेशेंट यू शुड हैव ए अबंडेंट पेशेंस। और अबंडेंट पेशेंस का मतलब क्या है, डू नॉट पुट योर आंसर इन द माउथ ऑफ योर पेशेंट। जो आप सुनना चाहते हो आपके पेशेंट के मुंह में वो मत फोर्स करो, उसमें मत डालो। आपने मैग्नेट लगाया, देखो ठीक हुआ ना, हुआ ना, ठीक हुआ ना, अरे बोलो तो सही भाई, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। ये बेचारा डर के बारे का हाँ सा ठीक हुआ, ये कहना ही नहीं चाहता ठीक हुआ, ये नहीं कहना चाहता ठीक हुआ, लेकिन मैंने क्या बोला, बुलवा दिया कि ठीक हुआ। मेरा जो सुनना चाहता था वो उनके मुंह में डाला जबरदस्ती फोर्स करके। ऐसा कभी नहीं करना। पेशेंट को अपना टाइम लेने दो। पेशेंट इज ऑलवेज राइट। क्या कहना है, रूल है, पेशेंट इज ऑलवेज राइट। आपने मैग्नेट लगाया, आप यू आर 100% श्योर कि ये मेरा डायग्नोसिस बिल्कुल सही है, पेशेंट का इससे इंप्रूवमेंट होना चाहिए, आप 100% डैम श्योर हो लॉजिकली। लेकिन आपने टोनिफिकेशन किया, लंग में रीडिंग का, पेशेंट कह रहा है सब ठीक नहीं लग रहा है, तो आपको क्या मानना है, ठीक नहीं लग रहा है, यही आंसर है।
ऐसा नहीं, नहीं नहीं, देखो एक बार वापस देखो प्लीज, नहीं ढंग से देखो, थोड़ा ध्यान से, नहीं ये करेगा काम, आप ध्यान से देखो इसको प्लीज। हाँ, कैसे हो सकता है ऐसे, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, पेशेंस रखो। आपने टोनिफिकेशन किया, आपको मालूम है इसका इंप्रूवमेंट होना चाहिए, पेशेंट क्या बोलेगा, नहीं सर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप क्या करो, सेडेशन कर दो। क्या बोलेगा पेशेंट ज्यादातर केस में, अरे सर वो पहले वाला ही बेटर था, क्या बोलेगा? तो आपको आंसर मिला कि नहीं मिला? बोल दिया ना उसने पहले वाला ही बेटर था, तो ये आंसर हो गया। पहली बार में आपने उससे आंसर जबरदस्ती बुलवा दिया तो गलती हो ही गई ना, और गलती हो गई, वो गलती रिपीट होती जाएगी। तो एनर्जी लेवल को काम करने के लिए आपको बिल्कुल अलग लेवल पे, अलग डायमेंशन में काम करने की जरूरत है। तो मैं आपको बता रहा था मेरिडियन सुजोकी को भी यूज करने के लिए मोर देन 50% में, तो आपको अगर एक्यूट है कि क्रोनिक है कि सब एक्यूट है, सब क्रोनिक है, सीरियस है, इतना भी दिमाग नहीं लगाना हो, तो जो आपको इंट्यूटिवली लगता हो कि इस पेशेंट की बात सुनने के बाद में आपको टोनिफिकेशन, सेडेशन, जो भी आइडिया आता है वो कर दो बिंदास, बिना सोचे हुए। पेशेंट को टाइम अलाउ करो, कैसा लगता है। यूजुअली जब पेशेंट को डिजीज के सिम्टम मौजूद है उस वक्त ये डायग्नोसिस करना बहुत अच्छा है, मेजरेबल होना चाहिए सिम्टम। पेशेंट ऐसे नहीं, हाँ कुछ लग तो रहा है ऐसा, ये कुछ तो क्या है, ये हाँ या ना, मेजरेबल। पेशेंट को कहना चाहिए हाँ सर बेटर लग रहा है पहले से, 25% इंप्रूवमेंट है सर, 10% है, 50% है, कुछ लगना चाहिए। ऐसा नहीं, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं बिल्कुल, वो चाहे वो सुनार के यहाँ काम करते होंगे, सर 1% फायदा लग रहा है, 1%, बेचारा बहुत प्रिसीजन से काम कर रहा है, 1% मालूम पड़ रहा है उसको, 100 में से 1% का इंप्रूवमेंट मालूम पड़ता है, नहीं मालूम पड़ता है, वो गप मार रहा है, उसको पता ही नहीं लग रहा है एक्चुअली। 1% का मालूम पड़ता है क्या कभी किसी को 1% का मालूम? आपको पड़ता है क्या? तो पेशेंट आपसे ज्यादा होशियार है क्या? फिर कैसे मालूम पड़ेगा उसको? 1% का नहीं मालूम पड़ता। यानी पेशेंट का जवाब से आपको तय करना है कि ये ठीक है या नहीं है, और फिर मैंने कह दिया, पेशेंट ने जो कह दिया वो फाइनल है। तो ऑर्गन बेस्ड डायग्नोसिस पहला हो गया, क्लियर है ना, कि डिजीज का अगर आपको नाम मालूम है, दिस कंडीशन इज रिलेटेड टू हार्ट और लंग्स और लीवर, आपको वो मेरिडियन को पकड़ना है, उसको पकड़ के टोनिफिकेशन, सेडेशन, मैंने बोला एक्यूट और क्रोनिक के हिसाब से डिसाइड कर लो, नहीं डिसाइड करना जो आपको समझ में आए कर लो, और पेशेंट के ऑब्जर्वेशन यानी फीडबैक और रेस्पॉन्स से तय करो कि जो आपने ट्रीटमेंट किया वो सही है या नहीं है। नहीं सही है तो बदल दो, बदलने के बाद भी पेशेंट कहता है सही नहीं है, ठीक नहीं है, मेरिडियन को बदल दो, हो गया मेरिडियन सुजोकी। कहाँ 4 दिन की क्लास की जरूरत है मेरिडियन सुजोकी के लिए, 4 घंटे की बात है, ये मेरिडियन सुजोकी है। तो इतना काम हो गया। और दूसरा काम मेरिडियन सुजोकी के लिए, जो मेजॉरिटी ऑफ डिजीज ऑर्गन से तो पूरी बॉडी कवर होती नहीं है, ऑर्गन के अलावा तो कितना है, कोई कहता है मेरे साइटिका पेन है तो ऑर्गन का है, कोई कह रहा है मेरे तो टेनिस एल्बो है तो ऑर्गन कहाँ से लाऊं उसका ऑर्गन भाई, कोई के रिस्ट में पेन है, कोई के चेस्ट में हैवीनेस है, हाँ ऑर्गन है, पता नहीं वो ऑर्गन है भी नहीं है। नॉन ऑर्गन की प्रॉब्लम भी तो बहुत सारी है ना। तो इसका दूसरा जो सब्स्टिट्यूट है वो उसको कहते हैं रूट ऑफ मेरिडियन। हमारे शरीर के अंदर मेरिडियन के रूट है ना, मेरिडियन के जो चैनल्स के रूट है, लीवर मेरिडियन का अपना पाथवे है, हार्ट का अपना पाथवे है, वो जो मेरिडियन का जो रूट है, एनी डिजीज लाइंग ऑन द पाथ ऑफ पर्टिकुलर मेरिडियन, सेलेक्ट दैट मेरिडियन, सेलेक्ट दैट मेरिडियन। माइग्रेन है और आप देखो माइग्रेन यहाँ है तो यहाँ है, या यहाँ होता है, इधर वाले एरिया में होता है तो जे मेरिडियन, के मेरिडियन, इधर होता है तो जी मेरिडियन, तो सेलेक्ट कर लो ना उसके हिसाब से। तो आप मुझे माइग्रेन का फार्मूला पूछो तो कैसे बताऊंगा मैं? क्यों, माइग्रेन में कभी तो जे है, कभी के है, हाँ मेजोरिटी में के हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी इज नॉट 100%। तो कभी जे है, कभी के है और कभी जी भी है। तो ये मेरिडियन बेस्ड अप्रोच कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेरिडियन का जो रूट है, उस रूट के ऊपर कौन सी डिजीज है या कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशन है या कौन सी कंप्लेंट है, उसके हिसाब से उस मेरिडियन का रूट तय कर लो। उस मेरिडियन के रूट के ऊपर, अब उस रूट के हिसाब से भी आप तय कर सकते हो कि टोनिफिकेशन, सेडेशन करें। स्ट्रॉन्ग अनबियरेबल पेन है तो कौन सी कैटेगरी है, एक्यूट या क्रोनिक? स्ट्रॉन्ग अनबियरेबल पेन कौन सी कैटेगरी, बोलो भाई, एक्यूट या क्रोनिक? एक्यूट। क्या चाहिए, सेडेशन या टोनिफिकेशन? सेडेशन। और डल पेन है तो क्रोनिक। और वहां पर नम्बनेस हो, उस एरिया के अंदर नम्बनेस हो
तो ये डेफिशिएंसी है या एक्सेसिवनेस है? डेफिशिएंसी है। बर्निंग सेंसेशन हो तो, बर्निंग हो तो, इन्फ्लेमेशन हो तो आपको तो सब आता है, मैं क्या बताऊं फिर? ये सब आता है आपको। तो कहने का मेरिडियन बेस्ड अप्रोच के अंदर भी डायग्नोसिस करना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा बॉडी के ऊपर मेरिडियन की जो टोपोग्राफी है उसको थोड़ा बार बार देखो, उसको कौन सा मेरिडियन कैसे निकल के जिग जैग कहां पहुंचता है। और जो एग्जैक्टली मेरिडियन की लाइन भी नहीं, मेरिडियन खाली लाइन ही नहीं, उस वो एरिया भी मेरिडियन के पास में है। ब्रेन मेरिडियन की एक लाइन है, लेकिन उसके आसपास का एरिया है वो भी ब्रेन मेरिडियन के अंडर में है। आसपास का जो एरिया है वो भी किसके अंडर में है? ब्रेन मेरिडियन के अंडर में। तो मेरिडियन का जो रूट है उसके बेस के ऊपर आप मेरिडियन सुजोकी का बाकी बचा हुआ काम कर सकते हो। तो मेरिडियन सुजोकी को यूज करने के लिए यहां तक तो डायग्नोसिस की जरूरत ही नहीं है भाई। यहां पर कहां जरूरत है क्या किसी को डायग्नोसिस की जरूरत? न ऑर्गन में न मेरिडियन के रूट पे। मेरिडियन के रूट पे तो खाली थोड़े फिगर देख के याद करना है। अब बाकी का जो डायग्नोसिस है उसको कहते हैं 6 की सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस। क्या कहते हैं? 6 की सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस। ये एक वाइड सब्जेक्ट है। जितना गहरा गोता लगाओगे, जितनी जितनी डुबकी लगाओगे उतना ही सीखोगे। मैं आज भी नहीं सीख पाया, मैं आज भी सीख रहा हूं। खाली एक फर्क है, हो सकता है ज्यादातर आप लोगों में से मैं एक कदम आगे हूं, आप एक कदम पीछे हो, बस इतना ही फर्क है। ज्यादा फर्क नहीं है। मैं एक कदम आगे चल रहा हूं, आपसे एक कदम पीछे हो। कभी आप एक कदम आगे हो सकते हो। तो कहने का मतलब है ये आपका अपना अपग्रेडेशन है। मैं आपको गाइड कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? मैं कुछ कीज बता सकता हूं, कुछ मास्टर की बता सकता हूं कि विंड को कैसे पहचानो, हीट को कैसे पहचानो, हॉटनेस को कैसे पहचानो, ह्यूमिडिटी को कैसे पहचानो, ये मैं कीज बता सकता हूं। तो जो 6 की सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस है, वो 6 की सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस किसके बेस पर है? वो हमारे 6 एनर्जीज का जो मैनिफेस्टेशन है, जो नेचर के अंदर जो मैनिफेस्टेशन है, जो हमारी बॉडी में मैनिफेस्टेशन है, जो बॉडी में फिजियोलॉजिकल और दूसरी कंडीशन, इमोशंस और रीजन लेवल जो कंट्रोल करते हैं, जिसका इन्फ्लुएंस है, उसके हिसाब से उसको आपको सेलेक्ट करना है, उसको ट्रीटमेंट करना है। तो 6 की सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस ये इंपॉर्टेंट है। और 6 की सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस को यूज करने के लिए मैंने प्रोफेसर पार्क जो के वर्ड आपके सामने यूज किए कि यू शुड बी लाइक ए फ्रेंड विद द एनर्जीज। आप विंड को कब यूज कर सकते हो? आप किससे काम करवा सकते हो अपना? आपके दोस्त से, या एक सड़क पे कोई नया आदमी जा रहा है और उससे काम करवा लोगे अपना? किससे करा पाओगे? जो आपसे फेमिलियर है उससे आप काम करा पाओगे, या एक अननोन पर्सन से अपना काम करवाओगे? किसकी पॉसिबिलिटी? कौन आपका काम करेगा? फेमिलियर ही करेगा। तो आप अगर एनर्जी से फेमिलियर ही नहीं हो तो एनर्जी आपका काम क्यों करेगी? क्यों करेगी आपका काम? टोनिफिकेशन क्या होता है? टोनिफिकेशन सेडेशन। इतना इजी है क्या टोनिफिकेशन सेडेशन? यू शुड बी फेमिलियर। और जब आप फेमिलियर हो यू कैन क्रिएट द इन्फ्लुएंस बाय इंटेंशन, क्योंकि आप फेमिलियर हो उससे। आप उसको गाइड कर सकते हो। आपका दोस्त कुछ नहीं काम कर रहा है, आप उसको गाइड कर सकते हो। आपसे उसको कुछ काम लेना है, आप उसका रिक्वेस्ट करके काम ले सकते हो। ये फेमिलियरिटी है। फेमिलियरिटी के लिए जितना जानोगे उतना ही बढ़ोगे। जितना आप उसको सब्जेक्ट को जानोगे उतना ही उसी के अंदर फायदा है। तो 6 की सिम्टोमेटिक आगे लो धर्मेश भाई, देखें आगे और क्या लिखा है मैंने आगे। ये रात को 3 बजे तक मैंने स्लाइड बनाई है, मुझे पता नहीं कौन सी काम की है कौन सी काम की नहीं। मेरे पास पीपीटी था ही नहीं आप लोगों के लिए। हाँ, ये 12 मेरिडियन के नाम आपको मालूम है। ये आगे बात करूंगा। 2 तरह की सर्कुलेशन है एनर्जीज की हमारी बॉडी में, स्ट्रक्चरल टाइप और फंक्शनल टाइप। जो हम यूजुअली जानते हैं A B से लेके A लंग्स, B लार्ज इंटेस्टाइन वाला, वो स्ट्रक्चरल टाइप है। एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन और है, उसके अंदर नीचे की जो 3 एनर्जीज है, कौन सी? विंड, कोल्डनेस और ड्राइनेस, उनके मेरिडियन बदल जाते हैं। उसमें क्या बदल जाता है? विंड के मेरिडियन अलग हो जाते हैं और नीचे कोल्डनेस और ड्राइनेस। तीन आप बना लो, सर्किल है ना, उसके नीचे की 3 सरल तरीके से याद करने के लिए। ऊपर वाले सेम रहते हैं, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी सेम है, कोई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल में चेंज नहीं है। और नीचे में क्या है? नीचे कौन सी है? विंड, कोल्डनेस और ड्राइनेस। ये 3 बदल जाती है। तो कैसे बदल जाती है? जिग जैग बना लो। विंड तो कहां चली जाती है? कोल्डनेस में। विंड वाले मेरिडियन कहां चला जाते हैं? के और एल कहां चले जाते हैं? विंड के जो के एल है वो GH की जगह चले जाते हैं, और GH कहां चले जाते हैं? ड्राइनेस में चले जाते हैं। और ड्राइनेस के AB कहां जाते हैं? वो विंड में आ जाते हैं। बना लो एक लाइन, वो सर्किल आएगा तो आगे बता दूंगा। इतना सा तो याद रखना, करना क्या है।
तो वो बन गया फंक्शनल। ऐसे स्ट्रक्चरल हो गया, वैसे फंक्शनल हो गया। तो उसको यूज कैसे करें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल की, वो आगे थोड़ा सा बात करेंगे, और वो भी समय मिलेगा तब, ये आप लोग अलाउ करोगे तब तो मैं बात करूंगा नहीं तो ठीक है। तो ये दो तरह के, ये स्ट्रक्चरल है, ये आप जानते हो विंड के जो मेरिडियन है वो के और एल है। इस केस के अंदर हीट के ये फर्क क्या पड़ता है, विंड के मेरिडियन फंक्शनल में कौन से हो जाते हैं, ए और बी। फंक्शनल में विंड के मेरिडियन कौन से हो जाते हैं, ए बी। कोल्डनेस के कौन से हो जाते हैं, के और एल। और ड्राइनेस के क्या हो जाते हैं, जी और एस, ड्राइनेस में चले जाते हैं। तो ये भी डायग्नोसिस के बेस के ऊपर कई बार हमारे को स्ट्रक्चरल सर्कुलेशन, कई बार फंक्शनल सर्कुलेशन काम में लेना पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये दोनों साथ में ये बना रहा है, ये स्ट्रक्चरल टाइप है। ये देखो, ये विंड के अंदर यहाँ के और एल है, जी एच है, ए और बी है। यहाँ पर ए और बी विंड है, के और एल कोल्डनेस है, और जी एच ड्राइनेस है। ये चेंज हो जाए, मेरिडियन चेंज होते हैं। मेरिडियन के नाम, जो कौन सा मेरिडियन है वो उसके ऊपर चेंज हो जाता है। एनर्जीज में एनर्जीज वही रहेगी, वो विंड एनर्जी है, लेकिन विंड एनर्जी पहले के और एल से हम कंट्रोल करते थे, अब विंड एनर्जी को किससे कंट्रोल करेंगे, ओ ए और बी से। तो ये फर्क है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, मैंने लाइट के बारे में बता ही दिया, इसलिए अब आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं तो बताया ना, इसलिए मैंने पिक्चर रखी। ट्रीटमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मेरिडियन सुजोकी और 6 के अंदर जो ट्रीटमेंट के अंदर जो मोस्ट पावरफुल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, मैंने वापस बात कर देता हूँ। सारे टीचर्स जिनसे मैं पढ़ा आज तक, इंक्लूडिंग प्रोफेसर पाकजू, उन्होंने बोला मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में जो डिफरेंस है पावर का, वो इनसिग्निफिकेंट है, इट डजेंट मैटर एट ऑल। ये आपकी लाइकिंग एज ए प्रैक्टिशनर, आपकी लाइकिंग क्या है। मुझे नीडल से ट्रीटमेंट करना मुझे एक डेकोरम देता है, तो आपके लिए नीडल है। मुझे कलर्स लगता है कि यार देखो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बिल्कुल सेफ है, किसी तरह का कोई झंझट नहीं है, मेरे लिए कलर है। नितिन को सीड अच्छे लगते हैं, उसके लिए सीड अच्छे हैं। सबके लिए वो अपना मेथड है, उनका इंडिविजुअल मेथड है वो ट्रीटमेंट का। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने सबको अगर कंपेयर करें तो लाइट उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरिडियन सुजुकी आपको, मैं आई होप कि ये लाइट स्टिमुलेटर यूज़ कैसे करना होता है, उसमें अलग अलग फ्रिक्वेंसी है, अलग अलग पल्स है, 1 हर्ट्ज़ है, 5 हर्ट्ज़ है, 20 हर्ट्ज़ है, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, उसका यूज़ करना, 6 की यूज़ करना, वो ज़्यादातर लोगों को आई होप का पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट। लाइट स्टिमुलेटर, सिम्टोमेटिक 6 की डायग्नोसिस। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज़। ये नेक्स्ट ले लो, नेक्स्ट ले लो, नेक्स्ट। ट्रांसफॉर्मिंग, ये कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात बाद में करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट नेक्स्ट। वेगस नर्व का, ठीक है, आगे ले ले। एक मिनट, यहीं पर आपको मैंने बता दिया, वेगस नर्व के लिए मैंने आपको कॉरस्पोंडेंस एरिया बता दिया यूज करने के लिए। आपको मेरिडियन सुजोकी की मैं चॉइस दी, मैंने कौन कौन से मेरिडियन की चॉइस दी थी मैंने वेगस नर्व के लिए। 2 ऑप्शन पॉसिबल है, कौन कौन से दिए थे, जे और बी। लार्ज इंटेस्टाइन और स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और सिम्टम देख सकते हैं कि किन से जे से ज़्यादा मैच करता हुआ हमारा सिम्टम है बॉडी के अंदर, तो हम जे को सेलेक्ट करेंगे। ये जब आपके पास में 2 चॉइस है किसी एनर्जी को, बाद में पूछता हूँ ये क्वेश्चन, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको 2 चॉइस हो, मैंने कहा अगर समझो कि हॉटनेस एनर्जी, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके साथ में। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर कौन सी एनर्जी लगता है आपको, कौन सा क्वेश्चन, क्या लगता है आपको, हाई ब्लड प्रेशर कौन सी एनर्जी? मान लो कोई पर्सन सफरिंग फ्रॉम दी एज भी बता देता हूं आपको, 34 ईयर्स, क्या एज है, 34 ईयर्स, और पिछले 3 साल से हाई ब्लड प्रेशर से सफर करता है। कौन सी एनर्जी है? यही 6 की सीखना है, ये 6 की है, कैसे कंक्लूड करें किसी सिचुएशन को। हॉटनेस, हीट, कौन सी?
आ हॉटनेस या हॉटनेस? हॉटनेस जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये बात करते करते एक चीज और आ गई, चक्रा, और वो क्वेश्चन था ना मेरिडियन का यूज करें या चक्रा का यूज करें, कंफ्यूजन रहता है। एक और सिस्टम है, अगर आपको यूनिफाइड एनर्जीज का ट्रीटमेंट करना है तो हमेशा चक्रा को प्रेफर करो, वो कन्वीनियंट है। और इंडिविजुअल ट्रीटमेंट करना हो तो मेरिडियन को प्रेफर करो। एक और मेरे को अभी याद आ गया एक इनपुट, ये सर चक्रा की बात आई ना, तो चक्रा के ऊपर मेरे को एक समझ में आया, बहुत फैंटास्टिक है चक्रा का नॉलेज भी, बढ़िया मजा आता है, मजा आया चक्रा का। तो ये कहने का मतलब है वो क्वेश्चन आ गया वापस। अब मैं आपको मैकेनिक्स बताता हूँ क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर होता है क्यों यूजुअली, कि हमारी जो आर्टरीज के अंदर स्केलिंग अंदर शुरू हो जाती है कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की वजह से, और उसका डायमीटर जो नॉर्मल है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उसकी वजह से उतनी ही अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप करने के लिए सिस्टम में हार्ट को ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। यही है ना मैकेनिक्स ब्रॉडली, उसके बहुत सारी चीज़ें और भी है लेकिन ब्रॉडली यही मैकेनिक्स है। ये कौन सी एनर्जी है जो मैं आपको ये उदाहरण दिया मैंने, ये आर्टरीज के अंदर कंट्रैक्शन हुआ और उसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा इफेक्ट करना पड़ा और वो हाई ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट हुआ। ये कौन सी एनर्जी लगती है? ये क्या है? ये उसने सही बोला, ये ड्राइनेस है। कॉन्ट्रैक्शन पावर है ना, ये कौन? ड्राइनेस क्या है? हॉटनेस क्या है? एक्सपेंशन। ड्राइनेस क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। तो ये तो ड्राइनेस है, अभी आप लोगों ने तो हॉटनेस बोला। अभी तो आपने हॉटनेस बोला सबने, अब ड्राइनेस पे आ गए। वापस पूछता हूं, हॉटनेस या ड्राइनेस? हॉटनेस या ड्राइनेस? मे बी कंक्लूसिवली, एज इज नॉट दैट कंक्लूसिव, अलग एंगल में है। तो इसका मतलब है एज इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू मेक ए डायग्नोसिस। तो अब क्या करें पेशेंट से? इसका मतलब पेशेंट से इंक्वायरी करें और पेशेंट की इंक्वायरी से पूछें उनकी हॉटनेस एनर्जी की क्या कंडीशन है, पेशेंट को ब्रेथलेसनेस की क्या कंडीशन है, पेशेंट का बॉडी बिल्ड कैसा है। मैं एज की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल बॉडी बिल्ड में हॉटनेस एनर्जी दिख रही है या ड्राइनेस एनर्जी दिख रही है, स्लिम और रिजिड बॉडी है या एक्सपांशन लार्ज बॉडी है बट ओबेस नहीं, ओवरवेट है। नॉट ओबेस बट ओवरवेट है बॉडी। उसका बिहेवियर कैसा है, उसका साउंड का पिच कैसा है, उसकी बोलने की स्टाइल क्या है, ये सारी की सारी चीजें से आप तय करते हो कि ये हाई ब्लड प्रेशर को रख दो एक तरफ। उस वक्त क्या रखो? हाई ब्लड प्रेशर की भी सोचना ही नहीं, पेशेंट को सोचो। ये पेशेंट में दो पॉसिबिलिटी है, या तो हॉटनेस से है या किससे? ड्राइनेस से। अब आपको तय करना है कि इस हाई ब्लड प्रेशर को मैं किस में क्लासीफाई करूं। तो पेशेंट के अगर दूसरे सिम्टम हॉटनेस एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं आपको, तो ये आपका पेशेंट किसका हो गया? हॉटनेस का हो गया। और पेशेंट में हॉटनेस का कोई सिम्टम ही नहीं दिख रहा है, आप लेंस लगा के देख रहे हो हॉटनेस, एक भी सिम्टम हॉटनेस का नहीं है, तो आपके पास में क्या हो गया? जब आप ड्राइनेस के बारे में सोचोगे, अरे इसकी तो कॉलन की कंडीशन, उसकी स्किन का टोन, इसका बॉडी फेस का स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, सब जगह आपको क्या दिख रही है? ड्राइनेस दिख रही है। तो ये हाई ब्लड प्रेशर किसका हो गया? ये ड्राइनेस का हो गया। तो ये कहने का मतलब, अब ये आप मुझे हाई ब्लड प्रेशर का फार्मूला पूछो तो मैं क्या जवाब दूं? आप बताओ मेरे को, दे सकता हूं क्या? जब तक मैं नहीं समझूं तो मैं नहीं दे सकता। तो ये कहने का मतलब है ये डायग्नोसिस है 6 की सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस। बहुत सारी कंडीशंस होती है जो आपके डिफरेंट कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं, वो सिम्टम डिफरेंट कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। कर सकते ही नहीं कर सकते? चलो ओबेसिटी कौन सी एनर्जी है, आपको क्या लगता है? आपको ओबेसिटी का बड़ा, लोगों को आज मेरे को बहुत पूछा, सर ओबेसिटी में कुछ बता देना आप जरूर। ओबेसिटी को अपन सिंपल नहीं, सिंपल रखे क्वेश्चन को। मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा, सिंपल आंसर, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। वन वर्ड में आंसर। आपका क्या से है ओबेसिटी के लिए? क्या से है आपका? कौन सी एनर्जी? कौन बोला? कौन बोला? हॉटनेस, ह्यूमिडिटी। वेरी गुड, बढ़िया। बेसिकली ब्रॉडली ह्यूमिडिटी है, अक्युमुलेशन फोर्स है। कौन सी? गैदरिंग की फोर्स है, फैट गैदर करती है, फैट गैदर करती, गैदरिंग की फोर्स है।
यस, लेकिन मैं आपको एक और बता देता हूं, हॉटनेस कैन ऑल्सो कॉज ओबेसिटी। कर सकती कि नहीं कर सकती है? कौन एग्री करता है, कौन नहीं करता है? कम लोग एग्री कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे। क्यों कर सकती है बताओ मेरे को। यस, देखो हॉटनेस का इमोशन क्या है? हॉटनेस का इमोशन क्या है? अच्छा ठीक है, ओ एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मैं मान लेता हूं आप आधे लोगों की बात कि हॉटनेस कैन कॉज ओबेसिटी, मान लेता हूं। क्लियर है? भरत के लिए ये क्वेश्चन है। हॉटनेस की डेफिशिएंसी से ओबेसिटी होगी या एक्सेसिवनेस से होगी? ये मैं तो पूछ रहा हूं, ओबेसिटी मान लिया हॉटनेस एनर्जी से, एक्सेसिवनेस से या डेफिशिएंसी से? बोथ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तालियां उसके लिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। बोथ, एक्सेसिव ऑफ हॉटनेस से भी ओबेसिटी हो सकती है, डेफिशिएंसी से भी हो सकती है। क्योंकि हॉटनेस की इमोशन कौन सी है? हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन। हमारी पूरी लाइफ की जो धुरी है वो कौन सी इमोशन है? ये है हॉटनेस। ये जो इमोशन है, आप हैप्पीनेस कर दो, सेटिस्फैक्शन कर दो। हमारे कहावत है अपने हिंदुओं में, अपने इंडिया के अंदर, जो पायो संतोष धन सब धन धूल समान। क्या मतलब है? जिसके पास में ये इमोशन है वो तो राजाओं का राजा है। वो क्या है? वो राजाओं का राजा है। आपको मालूम है कि ये कहानी इसकी जो इवेडर आया था, वो साधु मिल गया आपको, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जब इंडिया में आया और एक साधु रास्ते में सोता हुआ मिला, रास्ते को रोक के, जो जानता नहीं तू कौन है, मैं इतना बड़ा दुनिया का शहंशाह हूं, रास्ता छोड़ो मेरे लिए। तो वो क्या बोलता है कि मुझे नहीं मालूम तुम कौन से शहंशाह हो, तुमने मेरी धूप रोकी है, थोड़ा तुम धूप छोड़ दो मेरे लिए। ये फकीर है। ये कौन है? ये फकीर है। कौन सी इमोशन के राजा है वो? ये सेटिस्फेक्शन है, ये लाइफ का सेटिस्फेक्शन है। हम जो भी करते हैं, अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, सोशल सर्विस करना चाहते हैं, बढ़िया गाड़ी रखना चाहते हैं, बढ़िया हेल्थ चाहते हैं, ब्यूटीफुल वाइफ चाहते हैं, ब्यूटीफुल पार्टनर चाहते हैं, अल्टीमेटली क्या चाहते हैं? हैप्पीनेस। क्या चाहते हैं उससे? सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन हमारी बेसिक इमोशन है। तो ये इमोशन का डिसऑर्डर है, वो दुनिया में बड़ी तबाही फैलाता है, बहुत है। अभी डेफिशिएंसी अगर हैप्पीनेस की है तो आपको मालूम है, जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं वो क्या करते हैं? क्या करते हैं वो? बिंज ईटिंग करते हैं। क्या करते हैं? काउच पोटैटो बन जाते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। क्योंकि खाने से उनको क्या मिलता है? टेम्पररी सेटिस्फेक्शन मिलता है। हाँ, पेट में गया ना, मिठाई का एक टुकड़ा, बहुत बढ़िया, एक और। वो एक्सटेंड करता है उस खाने को। क्या करता है? खाने को एक्सटेंड करता है, कि उसकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन है ही नहीं, डेफिशिएंसी है। तो वो सेटिस्फेक्शन को सीख करता है। किससे सीख करता है? फूड से सीख करता है, चॉकलेट से सीख करता है, स्वीट से सीख करता है। और अल्टीमेटली क्या होता है? जब हाई कैलोरी लेगा, जरूरत से ज्यादा खाएगा, तो ओबेस होगा कि नहीं होगा? ये ओबेस हो जाता है। ये डेफिशिएंसी ऑफ सेटिस्फेक्शन से भी ओबेसिटी हो सकती है। अभी एक्सेसिवनेस से क्यों होती है? टू सेटिस्फाइड। और टू सेटिस्फाइड क्या करता है? अरे भाई वहां, अरे तू जा यार, दुनिया जाए बाढ़ में, मैं तो मस्त हूं मेरे हाल में। क्या करता है? चलो चल रहे हैं, अपनी जिंदगी मस्त है, चलने दो जैसा चल रहा है। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं? मस्त है, अपने को कुछ नहीं चाहिए जीवन में, सब है अपने पास में, क्या कर रहा है? तो वो क्या होता है? वो इमोबाइल हो जाता है, लेथार्जिक। वो क्या हो जाता है? लेथार्जिक, बिल्कुल आलसी, मस्त हो जाता है। और मस्त मौला होके पड़ा रहता है। तो पड़ा रहता है तो क्या होगा? अगेन वेट पुटअप करेगा कि नहीं करेगा? पुट ऑन करेगा कि नहीं करेगा? ये तो अब आपको देखना है, आपका जो पेशेंट आया है ओबेसिटी की कंप्लेंट के लिए, आपको ओबेसिटी की काउंसलिंग करनी है, तो पहले तो तय करो कौन सी एनर्जी की काउंसलिंग करूं भाई। उसकी ओबेसिटी, हॉटनेस, डेफिशिएंसी से ठीक करूं, एक्सेसिवनेस से ठीक करूं, या ह्यूमिडिटी की एक्सेसिवनेस से ठीक करूं? और ह्यूमिडिटी की से भी करूं तो की करूं क्या हा की करूं? ये डायग्नोसिस है। तो ये डायग्नोसिस कैसे करोगे?
किससे करोगे? पेशेंट बोलेगा क्या, सर प्लीज हॉटनेस कर दो सर मेरा ट्रीटमेंट, ऐसा बोलेगा क्या पेशेंट आके? तो फिर ये आपको करना है। और आप कैसे करोगे? इंक्वायरी से करोगे। और किसकी इंक्वायरी करोगे? एनर्जीज की मैनिफेस्टेशन के बारे में। कुछ ऑब्जर्वेशन से करोगे, उसका स्टाइल देखोगे, उसका बिहेवियर देखोगे, जैसे मेरा देख रहे हो, आप पता लगाओ मेरी कौन सी एनर्जी, लगाते रहो आप, बताना मत। तो पता लगता नहीं लगता, मेरी एनर्जी भी आपको पता लगती है। और आप में जितने लोग हैं, आधे लोगों की जो मेरे पास है, मैं जिनको देख रहा हूं, मेरे को भी आपकी एनर्जी पता लगती है। रियली डायग्नोसिस स्टार्ट एज सुन एज पेशेंट मीट्स यू। जब पेशेंट आपसे मिल, अभी डायलॉग शुरू ही नहीं हुआ है, अभी डायलॉग शुरू ही नहीं हुआ है, उसके पहले डायग्नोसिस शुरू होता है। ये ऑब्जर्वेशन का डायग्नोसिस है। अभी आपने इंक्वायरी शुरू नहीं की है, वो बात की बात है। वो ब्रांच क्या देखोगे, सब ब्रांच का देखोगे, एक यूनिट लेवल देखोगे, एक इंडिविजुअल लेवल, ये बात की बातें हैं। पहले तो जनरल बातें आपको बता ही देगा वो उसका जेस्चर्स, उसका बात करने का तरीका, उसका पिच, बहुत सारी चीजें आपको वैसे ही पता लग जाएगी अगर यू आर अवेयर अबाउट द एनर्जीज। ये जब पता लगेगी, मेरे को नहीं पता लगे, मुझे पता ही नहीं एनर्जी क्या होती है, तो मेरे लिए तो क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर। उसने कुछ भी लिखा है, ये तो बड़ी शायरी है, वो शायरी मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती, तो काहे की शायरी है ही नहीं। तो ये कहने का मतलब है, ये ऑब्जर्वेशन है। पहला जो इंटरेक्शन पेशेंट के सामने आपका होता है, और जो इंप्रेशन इंट्यूटिवली बनता है, ऑलवेज बिलीव योर इंट्यूशन। और जब आप इंट्यूशन का बिलीव करते हो, धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन नर्चर होती है। और आपकी इंट्यूशन ने पहले आपको कुछ बताया और आपने रीजनिंग के साथ में उस इंट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया, तो अगली बार फिर आएगी इंट्यूशन, लेकिन फिर आपने रिजेक्ट कर दिया, फिर आएगी, फिर रिजेक्ट कर दिया, आपकी इंट्यूशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उनके पास होता है क्या है, होता क्या, ये कोई पावर थोड़ी, ये इंट्यूशन है उनके पास में। ये आपके ऑरा से उसको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं, वो इंट्यूशन है। उस इंट्यूशन को देख पा रहे हैं वो, और उसको बिलीव कर पा रहे हैं, उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। लेकिन आपने इंट्यूशन आई, क्योंकि रीजनिंग माइंड है हमारा, साथ में ब्रेन है, हम सब पढ़े लिखे हैं, हम अपना लॉजिकल माइंड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, और नहीं कहा नहीं। आपने पेशेंट को देखा, आपको लगा ह्यूमिडिटी, आपके मन में आया, एक इंट्यूशन आया, कहाँ ह्यूमिडिटी, नहीं ये विंड ज्यादा दिखता है, रीजनिंग लगाई, विंड को कंक्लूड कर लिया। ये धीरे धीरे इंट्यूशन को पहली प्रायोरिटी दो हमेशा। जरूरी नहीं कि हमेशा इंट्यूशन आपका ठीक हो भी सही, ये भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपने इंट्यूशन को पहले प्रायोरिटी उसको दी, पहले उसको माना, हाँ ह्यूमिडिटी, यस ह्यूमिडिटी। अब आपने ह्यूमिडिटी के बारे में उसकी जानकारी की, उससे बातचीत की ह्यूमिडिटी के बारे में, अल्टीमेटली आपको लगा कि नहीं है, तो आपने माना कि नहीं है, लेकिन आपने पहले रिजेक्ट कर दिया, वो आपको इंट्यूशन का आपने बिलीव नहीं किया। तो ऑलवेज बिलीव योर इंट्यूशन। ये डायग्नोसिस है। ये मैं आपको वो मुद्दे बता रहा हूं डायग्नोसिस में जो आपको किताबों में नहीं मिलने वाले हैं, ये नहीं मिलने वाले कहीं, और ये जरूरी है, किताबों से भी ज्यादा जरूरी है। तो आपको ये मैंने बताया, पेशेंट आपके पास में आता है, ये देखो आपकी टेबल वहां लगी है, विंड वाला पेशेंट आएगा, कैसे आएगा, अननेसेसरी विंड मूवमेंट को डिसऑर्डर किसको इंडिकेट करता है, मूवमेंट को। और जब आपसे बात करेगा अननेसेसरी, आप पूछोगे आपको क्या तकलीफ है, सर मेरा हाथ दुख, मेरे सर में दर्द। अरे सर में दर्द है तो यूं क्या दिखा रहा है, सर में दर्द है, सर में दर्द है तो आप बोल सकता ना सर में दर्द है, ऐसे क्या बोले, सर में दर्द, ये क्या दिखा रहा है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है, विंड की दिखा रहा है नहीं दिखा रहा। ऐसे हर एक जेस्चर के अंदर हीट वाला अलग तरीके से आएगा, हॉटनेस वाला अलग तरीके से आएगा, ड्राइनेस वाला ऐसे आएगा बेचारे को जैसे को उठा के लेके आ रहा हूं, चला ही नहीं जा रहा हूं, यंग एज में, लेकिन ऐसे आएगा धीरे धीरे आराम से, है यंग एज से। और आपके सामने आके आप पूछोगे क्या हुआ, कमर दुखती है। ये एनर्जी एक्सप्रेशन है नहीं है, बातचीत में, करने में, स्टाइल में, वगैरह में। कहने का मतलब है ड्राइनेस वाला आदमी को देखो कैसे जवाब देता है। ड्राइनेस वाला आदमी,
ड्राइनेस वाला खुशखबरी भी ऐसे देता है जैसे कोई सैड न्यूज देता है। खुशखबरी भी ऐसा फोन करेगा आपको आपका ड्राइनेस का, अशोक जी आपको पता है, क्या पता, नहीं पता भाई बताओ आप। अपना वो जो बच्चा है ना, वो अपना बच्चा जो अपना ग्रैंडसन है वो स्टेट मेरिट में फर्स्ट आया है। अरे तो यार ये गुड न्यूज दे रहा है मेरे को, कौन सी न्यूज दे रहा है भाई, कौन सी दे रहा तू। और ये एक दूसरी अपोजिट देखो, हीट वाला देगा, आपको फोन करेगा आपका दोस्त, यार अशोक जी मालूम है क्या हुआ, क्या हुआ, अरे यार पहले की तरह गया फिर इस बार भी काम से। वो कौन सी न्यूज दे रहा है, वो फेल हो गया और न्यूज दे रहा, अरे यार वो तो होना क्या था साला, पता ही था क्या होने वाला है, गया आज काम से और ताली और बजा रहा है। पता लगता कि नहीं लगता है, ये बिहेवियरल साइंस है, सुजोकी बिहेवियरल साइंस। आपको बिहेवियर को ऑब्जर्व करना आना चाहिए, आपको सारे समझ में आती है। तो आपको 6 एनर्जीज को समझने के लिए एक एक वर्ड यूज करें, एनर्जीज को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो विंड को आप डिफाइन किससे करोगे, मूवमेंट से। किससे डिफाइन करोगे, मूवमेंट से। क्लियर है ना, मूवमेंट से डिसाइड कर। तो मूवमेंट से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर हो, मूवमेंट का डिसऑर्डर कमी की तरफ हो तो डेफिशिएंसी है, मूवमेंट ज्यादा हो डिस्किनेसिया वगैरह जो भी प्रॉब्लम है ये एक्सेसिवनेस विंड की है। उसमें वहाँ करते रहेंगे, बाद में सोचेंगे वहाँ के बारे में, पहले तो सोचो कौन सी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है। तो मूवमेंट से रिलेटेड वो चाहे बॉडी के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन का मूवमेंट हो, डाइजेस्ट सिस्टम में सलाइवा का मूवमेंट हो, या और किसी चीज का मूवमेंट हो बॉडी के अंदर, मसल्स का मूवमेंट हो, कोई भी चीज हो। देखो सिस्टम कौन सा जुड़ा हुआ है, हमारी बॉडी को मूवमेंट करने के लिए बॉडी का कौन सा सिस्टम काम करता है, मस्कुलर सिस्टम। देखो मूवमेंट का सिस्टम है, तो ये मूवमेंट से रिलेटेड डिसऑर्डर है वो आपको विंड एनर्जी के अंदर दिखते हैं। किस में दिखते हैं, विंड एनर्जी में दिखते हैं। और हीट को एक वर्ड में मेडिकल या डायग्नोसिस पॉइंट से देखना है तो हीट कौन सी एनर्जी है, इन्फ्लेमेशन, एक ही वर्ड है हीट का। स्पेशली बहुत ज्यादा अभी जो मैंने ड्राइनेस एनर्जी में जाता है वो बात की बहुत लो एडवांस स्टेज है, लेकिन इन्फ्लेमेशन ये हम एक वर्ड के अंदर इसको अगर कैरेक्टरिस्टिक्स से उसको डिसाइड करें तो एक्सपांशन है। हीट में क्या है, एक्सपांशन। हीट एनर्जी क्या इंडिकेट करती है, हीट से क्या होता है, एक्सपांशन होता है। हीट से एक्सपांशन होता है बॉडीली फंक्शंस का, बॉडीली एक्टिविटीज का, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म तो एक्सपांशन चाहिए ना, एक्सपांशन की फोर्स है। तो मेटाबॉलिज्म आपका ठीक काम करे तो कौन सी एनर्जी ठीक होनी चाहिए, हीट एनर्जी ठीक होनी चाहिए। थायराइड ग्लैंड किससे जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है, कौन सी एनर्जी से जुड़ी हुई है, हीट एनर्जी से। और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्लैंड है कि नहीं है, देखो हीट एनर्जी। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड। और हॉटनेस को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो हॉटनेस ऑप्टिमम एक्सपांशन, यानी मैक्सिमम पॉसिबल एक्सपांशन। क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सपांशन, ये हॉटनेस है। ह्यूमिडिटी, कलेक्शन, गैदरिंग या कलेक्शन, क्या कलेक्शन या गैदरिंग की फोर्स है, ये ह्यूमिडिटी की है। और ड्राइनेस, कंट्रैक्शन, बहुत बढ़िया। और कोल्डनेस, मैक्सिमम कंट्रैक्शन। ये सॉलिडिफाई हो जाना, सॉलिड हो जाना किसी चीज का, ये कोल्डनेस है। तो ये एक वर्ड के डिस्क्रिप्शन से अब उसको आगे एक्सपांड करते चले जाओ, आगे चले जाओ। लेकिन ये समझने के लिए देखो, देयर इज नो एक्सेप्शन फ्रॉम द 6 एनर्जीज, 5 एलिमेंट्स है एनर्जी। ईच एंड एवरीथिंग विच इज प्रैक्टिकली एग्जिस्टिंग इज इन यूनिवर्स, जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती है, वो उसके अंदर 5 एलिमेंट का कंपोजिशन होना जरूरी है। कहते हैं ना पंच महाभूत है सारा, ये जगत कौन सा कहलाता है, मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, यानी पंच महाभूत कहते हैं। और पंच महाभूत का जो एनर्जी मैनिफेस्टेशन है वो 6 एनर्जीज है। सो एवरीथिंग, एवरी प्रोसेस इज नथिंग बट द कंपोजिशन ऑफ 6 एनर्जीज। वो 6 एनर्जीज को हम कितना जानते हैं, कितना यूज करते हैं, ये इसकी बात है। ईच एंड एवरी, इवन मैंने कहा छोटी सी वर्कआउट करके देख ले, समझाता हूँ आपको हीट हॉटनेस का डिफरेंस, ह्यूमिडिटी कैसी है। देखो जॉगिंग करते हैं, ये अपन ने एक्शन शुरू किया, ये कौन सा एक्शन है, विंड से शुरू किया। मैंने विंड क्रिएट की बॉडी में। देखो ये क्रिएशन ऑर्डर है। क्रिएशन ऑर्डर कैसे काम करता है, मैंने विंड शुरू किया और बॉडी में क्या जनरेट होगी, देखो मैंने तो हीट जनरेट नहीं की ना,
लेकिन विंड मैंने जनरेट की तो विंड का नेक्स्ट स्टेज क्या है? हीट। और मैं कंटिन्यू करता रहा, हीट जनरेट हुई और कंटिन्यू करता रहा। अब क्या होगा? ब्रेथलेसनेस, मतलब फुल एक्सपांशन हो जाएगा लंग्स का, एग्जॉशन होगा कि नहीं होगा? ये कौन सी स्टेज है? फुल एक्सपांशन है। ऑप्टिमम एक्सपांशन है, हॉटनेस है। और उस स्टेज को जैसे क्रॉस करते हैं बहुत सारा स्वेटिंग, और वो स्वेटिंग होता है, कैसा होता है? ह्यूमिडिटी होता है कि नहीं होता है? चिपचिपा होता है कि नहीं होता है? ये ह्यूमिडिटी है। और वो चूंकि आप हॉटनेस स्टेज को टच कर चुके, यू कैन नॉट नाउ कंटिन्यू। हॉटनेस के बाद में कंटिन्यू करो तो फटेल है। ये जितने भी जिम के अंदर जो एक्सीडेंट होते हैं वो हॉटनेस एनर्जी को कंटिन्यू करने वाले फेटल है। क्यों? वो आपने मैक्सिमम कैपेसिटी पहुंच गई एक्सपांशन की, उसके बाद में करोगे तो एक्सपांशन का अति है। अति सर्वत्र वर्जित है, सबकी वर्जित है। तो आप 6 की जानते हो तो आप जानते हो कि ये क्यों हुआ। मेडिकल वर्ड ढूंढ रहा है कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट, फलाने का साइड इफेक्ट। आप जानते हो क्या होता है इसके अंदर, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इवन यू कैन प्रेडिक्ट द डिजीज। अगर पेशेंट का आपको इमोशनल स्ट्रक्चर मालूम है, फॉर श्योर यू कैन प्रेडिक्ट व्हाट टाइप ऑफ दिस डिजीज दिस पर्सन इज लाइकली टू सफर इन हिज लाइफ और हर लाइफ। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, इसको कहते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। ये कोई एस्ट्रोलॉजी थोड़ी है। मैं आपकी इमोशन को जानकर मैं देख रहा हूं क्या होने वाला आगे। आपके बॉडी को स्ट्रक्चर को देखकर, आपके बिहेवियर को देख के, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को समझकर मैं जान रहा हूं आपकी ये एनर्जी एक्सेसिव है तो ये क्या ट्रबल करने वाली है। और ये एनर्जी जो एक्सेसिव है उसकी वजह से जो एक्सियल एनर्जी जो डेफिशिएंट है उसकी वजह से क्या होने वाला है, ये पता लग रहा है। तो ये कोई प्रेडिक्शन थोड़ी है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपने किया तो हॉटनेस के बाद में आप यू कैन नॉट कंटिन्यू, आपको रुकना पड़ेगा। ह्यूमिडिटी, बॉडी में ह्यूमिडिटी आई, और ह्यूमिडिटी के बाद में पसीना सूखा, तो पसीना सूखा तो स्किन कैसी होगी? ड्राई। और उस वक्त स्किन को टच करो तो गर्म है या ठंडी है? ठंडी। देखो कोल्डनेस, ये क्रिएशन साइकिल है। हर प्रोसेस के अंदर ये साइकिल है। आपने कभी दूध गर्म किया महिलाओं ने घर के अंदर? दूध गर्म किया कभी बाउल के अंदर? मैं देखता हूं, पूछता हूं कैसे किया है, आप लोगों ने किया है या नहीं किया है। तो दूध को जब आपने बर्नर पे रखा, गैस पे रखा और चालू किया है दूध को, सबसे पहले क्या होने वाला है? अगर आपने किया तो मुझे आज से ये क्या होगा, सबसे पहले क्या एक्शन होता है उसके अंदर? बुदबुदे, बुदबुदे क्या होता है? पहला हवा निकलती है, और क्या होता है? अभी कब के करो, जब देख लेना है सबको क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है, अंदर एटम्स के अंदर मूवमेंट बढ़ता है। ये होता है ना, जो स्थिर थे एटम वो मूवमेंट करने लगते हैं तो थोड़ा सा यूं हिलता हुआ सा दिखेगा। वो क्या दिखेगा? कोई बुदबुदे भी नहीं है, वो हिलने लग, थोड़ा सा आप गौर देखोगे तो थोड़ा जैसे हिल रहा है, थोड़ा वाइब्रेट हो रहा है, हिलता है। ये कौन सी एनर्जी आई? विंड। और आपने अभी बर्नर चालू रखा, गैस चालू रखा, चालू रखा। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, एक बुदबुदे आते हैं और एक लेयर बन जाती है, ऊपर लेयर बन जाती है। तो लेयर पे जो बाउल में जो लेवल था जो मिल्क का, वो उससे थोड़ा ऊपर है वो लेयर, या नीचे है? तो ये एक्सपांशन है, ये हीट स्टेज है। ये कौन सी स्टेज है? ये हीट स्टेज, एक्सपांशन है। हीट हॉटनेस में क्या फर्क है ये बता रहा हूं। ये हीट है, एक्सपांशन हो गया लेकिन प्राइमरी एक्सपांशन है। लेकिन आपने अभी भी गर्म करना चालू रखा, गर्म करना चालू रखा, और धीरे धीरे वो गर्म हुआ, और क्या होगा? ये उफन कर बाहर आया। ये हॉटनेस है, ये मैक्सिमम एक्सपांशन है। समझ में आता ना हीट और हॉटनेस में क्या फर्क है? ये मैक्सिमम एक्सपांशन है, ये हॉटनेस है। तो ये हॉटनेस आया। अब या तो हॉटनेस करके बर्बाद कर दो, और उसको नहीं बर्बाद करना तो धीरे से क्या करोगे, उसको बर्नर को थोड़ा कम करोगे और चम्मच स्पून लेके स्टीयर करना शुरू करोगे, नहीं करोगे? थोड़ा सा उसको हिलाना शुरू करोगे तो अब क्या होने वाला है? गाढ़ा होने वाला, रबड़ी बनने वाली है। इसको बहुत पसंद है रबड़ी। कौन सी एनर्जी आ गई? कलेक्शन। पहले बड़ी, अब उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? घट रहा है। वो ह्यूमिडिटी एनर्जी है, कलेक्शन की फोर्स है। इसीलिए ये जो मीठे की फोर्स है, जो स्वीट टेस्ट है, वो कलेक्शन है। स्वीट कौन सा टेस्ट है? कलेक्शन है। तो इसलिए मीठा खाने से मोटापा बढ़ता है। क्यों? मोटे में कलेक्शन की फोर्स है। वो अपना उसका कार्बन कंटेंट, कैलोरी वो अलग बात है, लेकिन वो फोर्स ही कलेक्शन की है।
वो कलेक्शन की गैदरिंग की फोर्स है, तो वो गैदरिंग करती है। तो ये ह्यूमिडिटी हो गई। चलो आपने अभी भी कुछ नहीं किया और चलाते रहे, और क्या होगा धीरे धीरे वो घी अलग वो अलग बन जाएगा। ड्राइनेस जैसी एनर्जी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? ये ड्राइनेस एनर्जी है। और आपने अभी भी कुछ नहीं किया, उसको नहीं उतारा, चलाते रहे, क्या हो जाएगा? जल जाएगा, खराब हो जाएगा। कोल्डनेस एनर्जी है लास्ट स्टेज, ये लास्ट स्टेज है। ये साइकिल है, ये एनर्जीज को समझने की बात है। तो ये एनर्जीज को समझने के लिए आपको जितना आप समझेंगे उसको, तो ये बहुत सारे डायग्नोसिस के तरीके नेक्स्ट ले लो। तो मैं यहाँ पर एक और बात जो बताना चाहता, सिक्स एनर्जीज के अंदर मैंने आपको मेरिडियन से बताया, कॉरस्पॉन्डेंस एरिया बताया वेगस नर्व का, आपको मेरिडियन की चॉइस दी मैंने। और ये इसलिए बात हुई थी कि दो चॉइस थी आपके पास में, जे और बी। तो आपके गिवन पेशेंट के अंदर मुझे वेगस नर्व के लिए जे लेना है या बी लेना है, वो आपको उसके दूसरे एसोसिएटेड सिम्टम से तय करना पड़ेगा। मैं ऑब्जेक्टिवली नहीं कह सकता जे, मैं ऑब्जेक्टिवली आपको नहीं कह सकता बी। आपको तय करना पड़ेगा इस पेशेंट के अंदर वेगस नर्व की प्रॉब्लम के साथ में क्या बी से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम है या नहीं है तो बी, नहीं तो जे की प्रॉब्लम है तो वेगस नर्व को किससे लेंगे? जे से। तो ये जे, और ये 6 की ट्रीटमेंट वेगस नर्व का। ये देखो आप, वेगस नर्व का जो क्लासिफिकेशन है, ये पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है, आ हॉटनेस है। आ हॉटनेस के अंदर जो हमारी जो क्रेनियल जो नर्व सेट 12 वो हमारी ड्राइनेस है, और उसका ये ड्राइजर। तो आगे वाली ले लो, एक आगे स्लाइड, एक ये ड्राइनेस इन हॉटनेस ऑफ आ हॉटनेस, ये सब ब्रांच है। यानी आ हॉटनेस के अंदर वापस हॉटनेस को रेंट करेंगे, और हॉटनेस में रेंट करके ड्राइनेस को रेंट करके ड्राइनेस पे उसका ट्रीटमेंट करके जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है उस हिसाब से 6 की ट्रीटमेंट बनता है। ये वेगस नर्व का। तो मैंने वेगस नर्व का कॉरस्पॉन्डेंस बता दिया। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा प्रोमिनेंट करना, उसमें फिर एप्लीकेशन डायग्नोसिस से तय कर सकते हैं। कभी कभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी कुछ पेशेंट हो सकते हैं उसमें ड्राइनेस की सिम्टम भी दिखे और आपको हॉटनेस के भी दिखे, या जैसे बी के भी दिखे और आपको जे के भी दिखे। तो उस केस में पहला तो ये तय करना पड़ेगा कि बी और जे में ज़्यादा प्रोमिनेंट कौन सा दिखता है, पहला एक क्राइटेरिया है। फिर भी आपको अगर उसमें डिसीजन करने में मुश्किल है तो फिर उसको एप्लीकेशन डायग्नोसिस, मेरिडियन सुजोकी में एप्लीकेशन डायग्नोसिस यूज़ करके तय करते हैं। तो ये 6 की ट्रीटमेंट का फार्मूला है। अब फार्मूला बनाना, स्ट्रक्चर करना तो आज की क्लास में पॉसिबल नहीं है। कैसे वहाँ जाएं, ये एड्रेस कैसे फाइंड आउट करें, मैं तो आपको 6 की के बारे में एक छोटा सा एक फर्स्ट हैंड आइडिया के सरल तरीके से मैं 6 की को लाइफ में कैसे यूज़ कर सकता हूँ, तो ये मैंने आपको ये तरीका बताया, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। ये 6 एनर्जीज़ के बाद में 8 एनर्जी ब्राइटनेस और डार्कनेस है। 6 एनर्जीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी जो है हमारी हॉटनेस एनर्जी है, उसके थ्रू बाकी के एनर्जीज़ वो उसको कंट्रोल भी करता है, और हॉटनेस अपनी एनर्जीज़ का। और हर एनर्जी की अपनी मैनिफेस्टेशन है, जैसे मैंने बताया मूवमेंट, एक्सपांशन, मैक्सिमम एक्सपांशन, कलेक्शन, कॉन्ट्रैक्शन और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरीके से बॉडी का सिस्टम भी है। तो मैंने कहा कितनी चीज़ें तो आप बिना किसी ज़्यादा, मस्कुलर सिस्टम कौन सी एनर्जी है? विंड एनर्जी। देखो मूवमेंट के लिए कौन सा सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मूवमेंट के लिए कौन सा सिस्टम है? तो मूवमेंट का सिस्टम है, यानी मस्कुलर एंड लिगामेंट, मसल्स और लिगामेंट्स हमारे विंड एनर्जी में है। सर्कुलेटरी सिस्टम, हीट एनर्जी। हम जब हीट एनर्जी जरूरी है कि नहीं है, ब्लड को, ब्लड अपने आप में, ब्लड अपने आप में हीट है। सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए कौन सा सिस्टम है? हीट एनर्जी। हॉटनेस एनर्जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मैंने बोला कंट्रोल फंक्शन है, ये कंट्रोल का काम करती है कि नहीं करती पूरी बॉडी को। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हॉटनेस एनर्जी है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है तो हॉटनेस ले लो, उसमें और आहा यानी ब्रेन की प्रॉब्लम है तो ले लो, स्पाइनल की प्रॉब्लम है तो आहा ले लो। कहाँ मुश्किल है, कैसे मुश्किल है, मुझे समझ में नहीं आता है। अननेसेसरी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट नहीं बनाना है, सरल चीज़ों को सरल रखो। ये हो गई। इसके बाद में ह्यूमिडिटी में कौन सी एनर्जी है भाई? डाइजेस्टिव सिस्टम, मेन डाइजेस्टिव। लिम्फेटिक उसकी ब्रांच सिस्टम है, मेन डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम है ये। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी दो पार्ट है ना, स्टमक है और डाइजेस्टिव पेनक्रियास। पेनक्रियास के 2 रोल है, हार्मोनल रोल है और डाइजेस्टिव रोल है। डाइजेस्टिव रोल जो पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस जो बनाती है डाइजेशन के लिए, उसकी प्रॉब्लम है तो डी मेरिडियन, और स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सी मेरिडियन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये है।
ऐसे इसी तरीके से रेस्पिरेटरी इंटीग्यूमेंटल सिस्टम, डर्मल सिस्टम हमारा, स्किन, ड्राइनेस एनर्जी के अंदर और कोल्डनेस एनर्जी के अंदर हमारा बोन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। तो ये तो सिस्टम के हिसाब से भी हम सेलेक्ट कर सकते नहीं कर सकते मेरिडियन, और उस मेरिडियन को सेलेक्ट करके अंदर के ब्रांच के डिसऑर्डर को, अंदर के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर में क्या प्रॉब्लम है, मस्कुलर सिस्टम में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है क्या, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो इसका मतलब है ये प्रॉब्लम खाली क्वांटिटी ऑफ एनर्जी की नहीं है, क्वांटिटी और क्वालिटी हमेशा साइड बाय साइड चलती। देखो कई बार कंक्लूसिवली हम नहीं कह सकते क्वांटिटी की प्रॉब्लम है या क्वालिटी की है, साइड बाय साइड चलती है, दोनों साथ साथ है। क्वांटिटी और क्वालिटी को सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर सकते सेपरेट हर बार। क्वांटिटी से क्वालिटी जुड़ी हुई भी तो है, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी थोड़ी है, टू सर्टेन एक्सटेंट क्वालिटी तो है ही है ना अंदर। तो आपको मसल्स की जनरल वीकनेस है, आप कह सकते हो डेफिशिएंसी है या एक्सेसिवनेस है, लेकिन अगर आपको क्लियर मालूम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो क्लियर मालूम है उसमें अंदर स्ट्रक्चर में एक एनर्जी और बैठी है, अंदर एक एनर्जी। पहली बात तो मसल्स अपने आप में विंड की प्रॉब्लम है, लेकिन उस विंड के अंदर एक अंदर फिर 6 एनर्जी बैठी है। कितनी एनर्जी बैठी है? 6 एनर्जी और बैठी है। तो आपको देखना ये डिस्ट्रॉफी जो प्रॉब्लम है, ये ड्राइनेस कोल्डनेस, मतलब किस स्टेज पर ड्राइनेस मान लेते हैं, ड्राइनेस है, तो ये विंड के अंदर ड्राइनेस की प्रॉब्लम है। ये विंड के अंदर किसकी प्रॉब्लम है? ड्राइनेस की प्रॉब्लम है। अब इस नॉलेज को आपके लिए बहुत बड़ा एक बता रहा हूं, सरल बनाऊं चीजों को, बहुत तरह मैं घूम फिर के कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम में आ जाता हूं। क्या इस नॉलेज को आप कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम पे ट्रांसलेट कर सकते हो? ये ट्रीटमेंट कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम में क्या होगा आप मुझे बता दो कलर से। मैंने बता दिया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम से ये ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? मेरिडियन सुजोकी से कैसे कर सकते? मेरिडियन सुजोकी तो कर टोनिफिकेशन सेडेशन की बात करें, कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम में हम क्या कुछ कर सकते हैं क्या इसका? कौन सा ऑर्गन? विंड के लिए ऑर्गन कौन सा? मसल के लिए ऑर्गन कौन सा? लीवर। अब लीवर का टोनिफिकेशन सेडेशन खाली करना है मेरिडियन सुजोकी के पॉइंट से, मेरिडियन सुजोकी के अप्रोच से अगर टोनिफिकेशन करना है लीवर का ग्रीन कलर, सेडेशन करना है तो एक्सिस के हिसाब से येलो कलर। क्लियर है ना? यही तो करना है। अभी मेरे को लीवर के अंदर विंड एनर्जी के अंदर ड्राइनेस को कंट्रोल करना है तो मैं लीवर पे कौन सा कलर लगाऊंगा? रेड कलर। ये देखो 6 की कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम है कि नहीं है? सरल हो गया चीजों को। तो कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम का मतलब नहीं कि ये मेरिडियन ऑर्गन कभी कभी कंबाइंड कॉम है, तो ये 6 की कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम है, ये 6 की अप्रोच। अब आपके पास में अगर क्रिस्टल यूज करने हैं तो आप क्रिस्टल लगा लो। कौन से कलर का क्रिस्टल? रूबी, रेड कलर। रूबी के जो क्रिस्टल के जो स्टोन है वो लीवर के कॉरस्पॉन्डेंस एरिया पे लगाओ, तो ये ऑर्गन की एनर्जी तो कंट्रोल करता ही है, वो उस एनर्जी को तो भी रिप्रेजेंट करता है ना एनर्जी को। क्या फर्क है मेरिडियन के अंदर और ऑर्गन के अंदर? एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फर्क है? क्या फर्क है? मेरिडियन भी एनर्जी है, लीवर मेरिडियन विंड है, लीवर ऑर्गन विंड है, क्या फर्क है फिर दोनों में? हाँ, एक आंसर ये भी है। एक्चुअली बहुत सरल है, ऑर्गन एनर्जी के गोडाउन से, एनर्जी के क्या है? गोडाउन से, और मेरिडियन उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, लॉजिस्टिक्स है, यहां से वहां पहुंचानी है एनर्जी को, जहां जहां पहुंचानी है वो मेरिडियन काम करते हैं। लेकिन स्टोर क्या करते हैं एनर्जी को? ऑर्गन में स्टोर करते हैं। तो ऑर्गन से भी एनर्जी को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ऐसा नहीं खाली इसी से कर सकते हो, ऑर्गन से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो समझ है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया, तो हम कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो आप मेरिडियन सुजोकी और 6 की, क्या मेरिडियन सुजोकी के अंदर एक स्टेप अंदर और झांकें तो 6 की, एक कदम 6 की और एक कदम आगे जाएं ब्रांच 6 की, एक और चले जाएं सब ब्रांच, और एक अंदर जाएं सब ब्रांच। है क्या? एक कमरा है, ये इस कमरे में मैं आया, ये एक एनर्जी का कमरा है, फुल एक पूरी विंड एनर्जी का कमरा है खाली।
उसके अंदर मैंने एक और गेट खोला, वहाँ फिर 6 कमरे अंदर, उस एक बड़े कमरे में कितने कमरे, 6, उसको खोला तो अंदर 6 कमरों का गेट मिला। एक विंड का है, एक विंड के अंदर विंड का कमरा है, हीट का कमरा है, हॉटनेस का कमरा है, ह्यूमिडिटी का। अब मुझे उसमें से सेलेक्ट करना है मुझे किस में जाना है, तो मैं किस कमरे में चला गया, मैं ड्राइनेस में चला गया। तो मेरा अगर वही काम हो गया तो मैंने रुक के ट्रीटमेंट कर दिया। अभी ड्राइनेस में फिर 6 कमरे हैं, ड्राइनेस में क्या है, फिर 6 कमरे। कौन से 6 कमरे, वही विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी के। कितने कमरे उसमें, फिर 6 कमरे। तो वो ड्राइनेस में से मैंने एक हीट का कमरा खोल दिया। किसका खोला, और हीट के कमरे में चला गया। मैंने वहां ट्रीटमेंट कर दिया, मेरा काम वहां हो गया। मुझे लगा कि उसके अंदर फिर 6 कमरे हैं, तो ये ब्रांच, बेसिक एनर्जी, ब्रांच एनर्जी, सब ब्रांच, सब सब ब्रांच, सब 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 ब्रांच, यहां तक हम जा सकते हैं 6 की के अंदर, ट्रीटमेंट के अंदर। इतना डिटेल्ड सिस्टम है हमारा ट्रीटमेंट का, वंडरफुल सिस्टम है। लेकिन इसको सरल बनाया जा सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिस की बात है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आगे चलते, कितना टाइम है भाई धर्मेश भाई, मेरे को बता देना फिर। हाँ पहले 5 मिनट कम से कम पहले बता देना, ताकि मैं जो बात मेरे मुंह में है वो पूरी हो जाए, बीच में डिस्कनेक्ट नहीं हो। तो मुझे टाइम जरूर बताना। होमो हेट्रो कहाँ गए भाई, होमो हेट्रो कहाँ गए, खो गए आज होमो हेट्रो है। ओके, राइट 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 राइट। क्योंकि डिसिप्लिन में रहना जरूरी है, ठीक है। वो थोड़ा सा 2-4 मिनट की फ्लेक्सिबिलिटी अलग बात है, क्यों रिजिड भी नहीं है। मैंने बताया एनर्जी इज नॉट रिजिड। वो मुझे कहे 10 मिनट 10 मिनट, मैं नहीं मानने वाला हूं, मैं फ्लेक्सिबल हूं। नहीं देखो, मैं तो जब मैं यहां पर हूं तो मेरा तो टोनिफिकेशन आपके इधर से होता है, मुझे नहीं मालूम आपका क्या होता है, पर मेरा टोनिफिकेशन इधर से होता रहता है, तो मुझे कुछ नहीं होता है। मुझे मिडनाइट तक बुला लो, कल सुबह तक बुला लो, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। मुझे खाना भी नहीं चाहिए, 2-4 घूंट पानी के बीच में पीऊंगा बस, गला सूखने के लिए, बाकी नहीं चाहिए। क्यों क्यों नहीं चाहिए, रियली जब आप लोग यहाँ बैठे हो तो मेरे आपकी जो रिसेप्टिविटी है वो मेरे लिए एनर्जी टोनिफिकेशन है। वो जो सेटिस्फेक्शन है ना, ये सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है कि जो मैं अगर आपसे शेयर कर रहा हूँ, इट माइट बी यूजफुल फॉर यू, तो ये मुझे सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। तो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन से मुझे एनर्जी का टोनिफिकेशन होगा कि नहीं होगा, ये टोनिफिकेशन होता है। तो ये कहने की बात है, ठीक है। वो डेफिनेटली मैं 10 मिनट में पूरा करूंगा लास्ट में। तो अब बहुत सारी लंबी बातें हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें और बात करना चाहता हूँ कि 6 की के लिए आप कई बार 1-2 चीज़ें और ऐड कर देना चाहता हूँ। बाद में 5 मिनट में इमोशंस के बारे में बोलूँगा। जो मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा क्लियर और करेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर हमारे को पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मिल सकती है, वो इमोशनल फैक्टर है। इमोशनल रीजनिंग वाला भी है, जिसको हम कहते हैं माइंड लेवल, जिसको सुजो की भाषा में रीजन लेवल कहते हैं। मेंटल करेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन मेंटल करेक्टरिस्टिक को यूजुअली ऑब्जर्वेशन से एनालिसिस करना फर्स्ट हैंड मीटिंग में बहुत मुश्किल है। इमोशंस के बारे में भी फर्स्ट हैंड मीटिंग में कंक्लूजन नहीं कर सकते। इमोशंस की आप एनालिसिस किसकी कर सकते हैं, जिसको मैं जानता हूँ। मैं पेशेंट को पहली बार मिल रहा हूँ, मुझे क्या मालूम ये विंड पर्सन है, एंगर का है, जॉय का है, कैसा है। हाँ, कभी कभी फेशियल एक्सप्रेशन से मालूम पड़ता है, फेशियल एक्सप्रेशन से मालूम पड़ता है ये कौन सा आदमी है। अभी मैं बताऊंगा 4 ह्यूमर्स, 4 टेम्परामेंट के बारे में सुना है ना। तो वो 4 टेम्परामेंट के बारे में अगर आपको मालूम है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रॉडली आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये विंड पर्सन है, कि हीट है, हॉटनेस है, कि ह्यूमिडिटी है, ड्राइनेस है। ये मालूम पड़ेगा 4 टेम्परामेंट से। लेकिन मेन मुद्दे की बात है कि इमोशंस का एनालिसिस करने के लिए, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर डायग्नोसिस करने के लिए आपको पेशेंट से टू सर्टेन एक्सटेंट फेमिलियर होना जरूरी है। उसके बिना आप एक राय नहीं बना सकते कि ये आह एंगर वाला है, एंगर वाला है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि एंगर वाले को आह एंगर कभी एक्सप्रेस नहीं होता है, या आह वाले को नहीं हो सकता है, पॉसिबल है, ये सिचुएशनल है। तो कहने का मतलब है इमोशंस के बारे में राय बनाने के लिए उस व्यक्ति को आपको पहले जानना जरूरी है। लेकिन मेरा एक और साथ में मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड करने के लिए मेरे ख्याल से बहुत सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, मैनिफेस्टेशन है, उसमें सबसे बढ़िया और सटीक जो राय देने वाले हैं वो 2 है, मेंटल करेक्टरिस्टिक और ये हमारा इमोशन लेवल। तो इमोशन लेवल बहुत हेल्पफुल है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा होना चाहिए। तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम के अंदर ट्रीटमेंट करने के लिए भी
और स्पेशली एक सरल तरीका से ट्रीटमेंट का, विदाउट गोइंग डीप इन द पैथोलॉजी, इंटरनल ऑर्गन के वगैरह, लोकल एरिया में कोई एनर्जी, मान लो चेस्ट में हैवीनेस है, चेस्ट में हैवीनेस है, या समझो कि लीवर में कोई प्रॉब्लम है, एक्चुअली मालूम है लीवर के अंदर, तो लीवर के अंदर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो आपको ब्रांच सब ब्रांच बनाना, किसकी रेंटिंग करूं, कहां से एंट्री करूं और वहां पर कैसे पहुंचूं, और वहां पहुंच तो जाओगे, फिर ट्रीटमेंट के अंदर वापस उस दरवाजों को कैसे खोलते खोलते जाऊं और वापस डिटेल हटाते कैसे कैसे निकलूं उसमें से, तो ये पूरा कॉन्शियसनेस चाहिए नहीं चाहिए। 6 के ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा मुश्किल है टू मेंटेन द कॉन्शियसनेस थ्रू आउट द प्रोसेस। एक निडल थोड़ी लगानी, 4 लगानी, 5 लगानी, ज़्यादा लगानी, तो पूरा प्रोसेस के अंदर आपका जो कॉन्शियसनेस है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। उसको कहते हैं मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड, न्यूट्रो स्टेट ऑफ माइंड, न्यूट्रो स्टेट ऑफ माइंड। तो वो जब लंबी चेन होती है तो वो कॉन्शियसनेस को चैलेंज है मेंटेन करना उसको, तो उसके बहुत सरल तरीके भी है। मैं उसको नाम देता हूँ लोकल 6 की ट्रीटमेंट। क्या कहता हूँ? लोकल 6 की ट्रीटमेंट। लोकल 6 की ट्रीटमेंट है, लीवर है, लीवर का कॉर्स्पोंडेंस एरिया के ऊपर कॉर्स्पोंडेंस एरिया निकाल कर पेनफुल पॉइंट निकालो, उस पर सेंट्रल राउंड बनाओ, चक्रा बना लो, और उसके अंदर यिन सरफेस पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यांग सरफेस पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या तरीका है? यिन सरफेस पे एनर्जी का सर्कुलेशन क्या है? क्लॉकवाइज, यांग पे क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। और उसके हिसाब से जो आपने डिसाइड किया, जैसे लीवर का मैंने बोला लीवर सिरोसिस है, मान लो कौन सी एनर्जी है? ड्राइनेस, ड्राइनेस, ड्राइनेस है लीवर के अंदर, कलर से तो बता ही दिया। आप इन केस यहाँ 6 की ट्रीटमेंट लाना चाहते हो, मिनी सिस्टम के अंदर इंसेक्ट सिस्टम में लीवर ले लो, ले सकते नहीं ले सकते? इंसेक्ट सिस्टम में लीवर 6 एनर्जी का सर्किल बनाकर एक लोकल चक्रा बना सकते नहीं बना सकते? बनाकर उसमें एनर्जी का सर्कुलेशन क्लॉकवाइज से नीचे की तरफ कोल्डनेस, ऊपर हॉटनेस, विंड हीट हॉटनेस ह्यूमिडिटी ड्राइनेस, आप बना सकते नहीं बना सकते? एनर्जी की सर्कुलेशन मालूम पड़ गई। और उसके बाद में 2 निडल एक्सियल वाली लगा सकते नहीं लगा सकते? ड्राइनेस, सेडेशन, हीट टोनिफिकेशन। और 5वीं जो फाइनल निडल कंट्रोल की लगानी है वो कहाँ लगा दो? सेंटर में लगा दो, पैरेलल टू द फर्स्ट निडल। क्या रूल है? पैरेलल टू द फर्स्ट निडल, वो सेंटर में लगा लो। अब आप अंदर के स्ट्रक्चर को, कितनी लंबी चेन है, छोटी चेन है, ब्रांच है, सब ब्रांच है, सब ब्रांच है, सब ब्रांच है, ये सारे झमेले आपके टाइमिंग खत्म है। तो इसमें इंटरनल ऑर्गन मिनी सिस्टम में ले लो, इंसेक्ट सिस्टम में ले लो, छोटा ऑर्गन है तो स्टैंडर्ड सिस्टम में ले लो, छोटा ऑर्गन है तो स्टैंडर्ड में ले लो, बड़ा ऑर्गन है तो इंसेक्ट में ले लो। बना सकते कि नहीं बना सकते? ये तो ये हो गया। मान लो नॉन स्पेसिफिक भी प्रॉब्लम है, ऑर्गन से कनेक्टेड नहीं है, चेस्ट में हैवीनेस है, तो कोई बात नहीं, चेस्ट का कॉर्स्पोंडेंस एरिया ले लो, उसके ऊपर सर्किल बना लो। और कोई प्रॉब्लम लीनियर है, लीनियर प्रॉब्लम है, तो उसमें भी 6 की बना लो, लीनियर 6 की बना लो। यहाँ पर प्रॉब्लम है कॉर्स्पोंडेंस एरिया के, मान लो समझो ये प्रॉब्लम जो है चेस्ट की एक प्रॉब्लम है, यू रेडिएट हो रही है। क्या हो रही है? यू रेडिएट हो रहा, पेन हो रहा है, यू रेडिएट। तो आपके पास में इसका कॉर्स्पोंडेंस लाइन है कि नहीं है? तो कॉर्स्पोंडेंस लाइन है, उसकी लाइन ड्रॉ कर लो वहां पर, और उसके ऊपर 6 की बना लो। बीच का जो एरिया है डायफ्राम की तरह, ऊपर की 3 एनर्जी विंड हीट हॉटनेस, ऊपर की 3 एनर्जी कौन सी? विंड हीट हॉटनेस। नीचे की 3 एनर्जी कौन सी? ह्यूमिडिटी ड्राइनेस कोल्डनेस। लो हो गया ये लोकल 6 की, लोकल 6 की बाई चक्रा, लोकल 6 की बाई मेरिडियन। तो ये आपको डीप चेन बनाए बिना आप 6 की ट्रीटमेंट सरल तरीके से कॉर्स्पोंडेंस एरिया के ऊपर किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ये बिल्कुल सरल तरीका है। और कोई चैलेंज नहीं है कि आपको डीप मेडिकल डायग्नोसिस की ज़रूरत है, कोई उसको सिस्टम की, इटियोलॉजी की, पैथोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको इसके अंदर नहीं है। तो ये सरल लगता है नहीं लगता है? इतना आप कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो ये सरल तरीके से भी 6 की आप कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कर रहा हूँ कि आपको पूरा नहीं सीखना चाहिए, पूरा तो सीखना ही चाहिए, पूरी नॉलेज आपको एक्वायर करनी ही चाहिए, लेकिन इस सरल तरीके से भी हम 6 की ट्रीटमेंट को प्लान कर सकते हैं, ऑर्गन लेवल के ऊपर और रीजनल लेवल पर। ऑर्गन और रीजनल दोनों ट्रीटमेंट 6 की से हम कॉर्स्पोंडेंस एरिया के ऊपर प्लान कर सकते हैं। क्लियर है? ये क्लियर है। नेक्स्ट ले लो जल्दी भाई, थोड़ा सा आगे फटाफट ले लो। 4 टेम्परामेंट में आ जाओ। आगे आ जाओ, आ जाओ आगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है मेडिसिन के अंदर, जिन्होंने बोला कि जैसे
आयुर्वेद में कहते हैं ना वात पित्त कब से सारे रोग होते हैं, तो ये बोला कि 4 ह्यूमर्स हैं हमारी बॉडी में, 4 ह्यूमर्स माने गए, वही दोष, ये कहते हैं त्रिदोष कहते हैं ना आयुर्वेद के हिसाब से, वैसे 4, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, व्हाइट बाइल और रेड बाइल। तो उन्होंने कहा हर एक की एक पर्सनैलिटी है, मेरी पर्सनैलिटी रेड बाइल की हो सकती है, आपकी पर्सनैलिटी येलो की हो सकती है, तो वो कहता है ये फिक्स है, ये पूरी साइंस है, टेम्परामेंट 4 बेसिक टेम्परामेंटल थ्योरी, आप पढ़ सकते हो नेट के ऊपर। तो टेम्परामेंटल थ्योरी है। नेक्स्ट आ जाओ और आगे चलो भाई, बहुत आगे है, टेम्परामेंटल के मैंने चार्ट बना रखे हैं इसके अंदर। हालांकि थोड़ा सा मेरे को नंबर थेरेपी, आसिक्स की नंबर थेरेपी पढ़ा रही थी आपको, मैंने जो सेलेक्ट किया था आपके लिए एक यूनिक सब्जेक्ट है कि कॉरस्पॉन्डेंस एरिया पे लोकल नंबर से कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लंग का टोनिफिकेशन है तो क्या लिख दें, 6 लिख दें, 7 लिख दें, 8 लिख दें, और उसको और बढ़ना है तो किस कलर से लिख दें उसके ऊपर। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर ये बेटर ऑप्शन है अगर आप कर सकते हो, लेकिन प्रोफेसर पावजू ने क्लियर बोला है निकालते वक्त इतना उसको आपको इसको एक इशू बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, मतलब एकेडमिक तरीका यही है, जैसे गए वैसे ही आना चाहिए, वैसे आना चाहिए, ये परफेक्ट तरीका यही है, प्रोफेशनल परफेक्ट तरीका यही है। लेकिन एज ए बिगनर उसमें आपकी कॉन्शियसनेस ब्रेक होती है, तो आपको कॉन्शियसनेस ब्रेक नहीं करना है, फिर किसी भी ऑर्डर में निकाल दो, ये तरीका है। होना चाहिए प्रिफरेबली जिस ऑर्डर में लगाइए उसके रिवर्स ऑर्डर में उसको निकालना है। हाँ बिल्कुल। 4 humors temperaments. The 4 humors of bodily fluids thought to impact humans' temperament, personalities and health were blood, flame, black bile and yellow bile. तो ये 4 तरह की पर्सनैलिटी मानी गई है, 4 ह्यूमर्स माने गए। ये 4 दोष, ये आयुर्वेदा से अलग है। ये ह्यूमर्स यानी जिसको हम आयुर्वेदा में दोष कहते हैं, ये फ्लेमिक है, ब्लड वाली है, रेड बाइल कहते हैं, ब्लैक बाइल और येलो बाइल। तो इसकी वजह से टेम्परामेंट तय होते हैं और वो टेम्परामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तय करते हैं। इसको समझकर हम व्यक्ति का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जान सकते हैं। और मैंने कहा अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन जान लिया व्यक्ति का, तो आपको पता है कि ये व्यक्ति में क्या रोग है, अभी जो कंप्लेंट लेके आया है वो क्या कारण हो सकता है, अभी कंप्लेंट नहीं है, फ्यूचर में क्या हो सकती है, उसको प्रेडिक्टेबिलिटी, ये टेम्परामेंट के हिसाब से। नेक्स्ट ले लो, नेक्स्ट। ये 4 नाम दिए इस पर्सनैलिटी को, इसको कहते हैं कॉलेरिक पर्सनैलिटी, ये विंड पर्सनैलिटी है। तो इसके ये येलो बाइल है, ये कौन सा जो दोष है जो इसको इफेक्ट करता है, येलो बाइल। और येलो बाइल को कंट्रोल करने का ऑर्गन कौन सा है, देखो मैं ट्रीटमेंट भी साथ में लिख दिया इसके अंदर। येलो बाइल को कंट्रोल करने वाला ऑर्गन कौन सा है, लीवर। तो इसका मतलब है ये कॉलरिक पर्सन की कौन सी एनर्जी इंबैलेंस में है, विंड एनर्जी, और उसका ऑर्गन कौन सा है, लीवर। तो उसके ऊपर अगर आपको काम करना है इसके डिसऑर्डर को, तो लीवर पे काम करना पड़ेगा। ये आ जाओ, ये सैंगुइन है, हीट हॉटनेस एनर्जी है। रेड ब्लड फ्रॉम दी हार्ट एसोसिएटेड विद द वार्म प्लेजेंट पर्सनैलिटी। तो इसका जो ऑर्गन है वो कौन सा ऑर्गन है, हार्ट है। इसका ऑर्गन कौन सा है, हार्ट है। फिर फ्लैगेमिक ह्यूमिडिटी एनर्जी है। इसका जो वाइट फ्लेम है, इसका जो मेन है, और इसकी जो ऑर्गन है वो कौन सा है, लंग्स है। इसके ऑर्गन कौन से, इसके डिसऑर्डर को करना है तो लंग्स है। और फिर मेल्केनोलिक ड्राइनेस और कोल्डनेस एनर्जी है। तो इसकी जो ऑर्गन है, उसकी ऑर्गन ये तय है, किडनीज इसके ऑर्गन है, ये किडनीज इसके ऑर्गन है। तो ये 4 टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट्स है। उस टेम्परामेंट, इसकी स्टडी आपको व्यक्ति के कॉन्स्टिट्यूशन को पता करने में इजी रहती है। आ जाओ नेक्स्ट ले लो भाई, नेक्स्ट ले लो। ये देखो, ये देखो आप, ये कॉलेरिक है, ये विंड पर्सन है। देखो हेट्रो एनर्जी वाला है ये कौन सी है, विंड वाली, विंड हीट हॉटनेस हेट्रो है। ये कॉलेरिक है, चेंजेबल, चेंजेबल टेम्परामेंट है। विंड चेंजेबल है, हीट हॉटनेस कंबाइंड है। ये ऑप्टिमिस्टिक है, ये देखो इसके एक्साइटेबल है, ईगोसेंट्रिक है, इंपल्सिव है,
हिस्टोरोनिक है, एक्टिव है, ये सैंग्यूइन जो है प्लेफुल है, इजी गोइंग है, सोशेबल है, केयरफुल है, होपफुल है, कॉन्टेंटेड है। इसी तरह से ये ह्यूमिडिटी वाला है, ये ह्यूमिडिटी वाला है, वो ड्राइनेस कौन है, ये होमो एनर्जीज है, लेस चेंजेबल, नॉट चेंजेबल, कोल्डनेस, रिजिडिटी। तो ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, ये जो करेक्टरिस्टिक्स है ये बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स है। कौन से हैं ये बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स की स्टडी कर कर आप पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन जान सकते हैं। और यूजुअली आपने कॉन्स्टिट्यूशन जान लिया, कॉन्स्टिट्यूशन यानी डोमिनेंट एनर्जी, कौन सी जान ली, और आपने डोमिनेंट एनर्जी को जानना सीख लिया तो फिर ट्रीटमेंट इज डैम इजी, फिर ट्रीटमेंट में कोई मुश्किल नहीं। कैच द डोमिनेंट एनर्जी एंड मेक द ट्रीटमेंट फार्मूला, कैच द डोमिनेंट एनर्जी, मेक द ट्रीटमेंट फार्मूला बेस्ड ऑन द डोमिनेंट एनर्जी। तो ये डोमिनेंट एनर्जी को पकड़ने के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है। ये स्लाइड मैंने बोल दिया है, आपके साथ साथ शेयर हो जाएगी, जो मैं डिस्कस नहीं की वो भी शेयर होगी, कई चीज़ें आपको स्लाइड से मालूम पड़ेगी। तो है नहीं, वो इमोशंस कम से कम पौन घंटा चाहिए, कम से कम, तो नहीं तो उसको मज़ा नहीं आएगा जो नहीं प्लीज़, इनका डेकोरम है, कभी और मौका लगेगा, ऐसी बात नहीं है इमोशंस के बारे में, लेकिन आई वुड लव टू डिस्कस इमोशंस विद यू, आपको मज़ा आएगा। मैं आपको कह रहा था, मेरी एक ब्राज़ील की एक स्टूडेंट, किसको मालूम है कौन था उस क्लास के अंदर, नितिन, नितिन कहाँ है, नितिन गया क्या, तुम थे ना उस क्लास में, जो इमोशंस के बारे में ब्राजीलियन लेडी है, वो हंसते हंसते लोटपोट हो गई, और इतनी लोटपोट हो गई सारी उल्टियाँ करना शुरू कर दिया उसने। रियली मज़ेदार है वो, क्योंकि वो मैं थोड़ा एग्जांपल्स लेके, फनी से एग्जांपल है, आपका इन्वॉल्वमेंट भी होता है, एंगेजमेंट भी होता है, आपको पता भी लगता है। न्यूट्रिशन मेरा बहुत पेट सब्जेक्ट है, कैसे 6 एनर्जी को हम फूड से कर सकते हैं। और मैंने एग्जांपल दिया, कल मेरी प्लेट में आके कोई देख रहा था, क्या अभी भी, ये कुलसुम पूछ रही थी या कौन पूछ रहा था, क्या अभी भी आप ग्रीन चिल्ली खाते हैं, इसने पूछा। क्यों, मेरी एज के हिसाब से मैं ड्राइनेस कोल्डनेस में आगे आ रहा हूँ ना, तो मुझे हीट एनर्जी, अगर मेरे को टीचर एज ए टीचर आपके सामने होना है तो मेरे में कौन सी एनर्जी होनी चाहिए, हीट हॉटनेस। ड्राइनेस कोल्डनेस हो जाएगी तो सारी क्लासेस हो जाएगी। तो मैंने उसको एक क्लास में बताया था कि मैं वैसे मतलब सेंसिटिव टू स्पाइसी टेस्ट था, मुझे तो पसीना पसीना खाई, तो मैंने ये हैबिट डेवलप की, खुद डेवलप की है, और आई हैव सीन द रिजल्ट। मैं ग्रीन चिल्ली को चाव से खाता हूँ, अब तो कर हैबिट ही बन गई मैं, क्यों, मेरी एनर्जी को मैं बैलेंस रखने के लिए। तो आपको आइडिया है न्यूट्रिशन का, आपको आइडिया है कलर का, आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कौन से कलर को प्रेफर करना चाहिए। आपके बाल उड़ने लग गए तो रेड कलर की टोपी लगाओ, ये लगाते ना कैप, तो रेड कलर की लगाओ ना, अगर ड्राइनेस की वजह से उड़ रहे हैं, हॉटनेस की वजह से उड़ रहे, रेड लगाए तो और उड़ जाएंगे, ध्यान रख लेना। पहले बोलो, बाल उड़ना हॉटनेस से भी पॉसिबल है, ड्राइनेस से भी पॉसिबल है, मालूम है ना। हार्मोनल जो है हमारा टेस्टेरोन जो हार्मोन है, वो बॉडी में जब ज्यादा होता है तो बाल उड़ने लगते हैं, तो हॉटनेस एनर्जी है। ड्राइनेस से भी उड़ते हैं, ड्राइनेस की वजह से बाल उड़ रहे हैं तो क्या करो, रेड कैप लगाओ, रेगुलरली रेड कैप लगाओ, हो गया टोनिफिकेशन। लोकल ट्रीटमेंट, लोकल ट्रीटमेंट, कपड़े कौन से पहनो, आपके बेडरूम का कलर कैसा हो, आपका लिविंग रूम का कलर कैसा हो, आपकी डाइट में क्या प्रेफरेंस होना चाहिए, तो आपकी एनर्जी को बैलेंस करे वैसा डाइट होना चाहिए। ये पूरी परफेक्ट और मज़ेदार साइंस है, ये साथ में एंजॉयबल है, प्लेफुल है। खेलना शुरू करो 6 की से, एक ही कमांड करो, 6 की से डरो नहीं, 6 की से फ्रेंडशिप करो, उसके साथ खेलना शुरू करो, और जब खेलना शुरू करोगे आपको मज़ा आना शुरू होगा, और मज़ा आना शुरू करोगा तो फिर आप उस 6 की को काम ले पाओगे। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने टाइम दिया मेरे लिए, उसके लिए बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत। मैं वो काम कर लूँ, 2 मिनट दो तो फेलिसिटेट कर दूँ उनको, या बाद में कराओगी किस मेरे को, पवन जी को, वगैरह को, बीच में मैं थैंक्स भी कर दूँ सबको, कह दूँ 5 मिनट लूँगा वैसे। हाँ नहीं देखो, ये मैं आपकी ऑनर करता हूँ अगर, लेकिन ये प्रेरोगेटिव ऑर्गेनाइजर का है, ऑर्गेनाइजर मुझे टाइम देंगे
तो मैं थोड़ी बात कर लूँगा, नहीं तो मैं स्पेस थेरेपी के बारे में भी आज थोड़ा सा बात करना चाहता था आपको, डायरेक्शन थेरेपी के बारे में, पर एनीवेज इतना मिला बहुत है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन डेकोरम ऑर्गेनाइजेशन का ये पहली प्रायोरिटी है, इतना मेहनत किया है। अब भाई पवन जी यहाँ है या नहीं है? पवन जी, नितिन भाई, थोड़ा सा मैं आप लोगों की प्रेजेंस चाहता हूँ। धर्मेश भाई तो है यहाँ पर? हाँ, 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 बिल्कुल। हाँ, इस जो अभी पढ़ा उसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, बिल्कुल। हाँ, हाँ, किसमें? हाँ, 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 ये एक बात है। देखो, मैंने जो सिंगल ऑर्गन है उसके लिए तो मैंने बता दिया आपको, यिन सरफेस पे क्लॉकवाइज, यांग सरफेस पे एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जो पेयर ऑर्गन है, पेयर ऑर्गन जैसे ब्रेस्ट दो है ना, तो इसका जो सर्कुलेशन है वो आउटसाइड से घूमता है। क्या ध्यान रखना है? आउटसाइड से घूमता है। यानी ये अगर ये आई है, इसका लोकल चक्र है तो विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस। ये आई है तो इसका लोकल चक्र है विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस। बस ये ध्यान रखना है, बस। डबल के लिए है। हाँ, सेम सेम। अगर ह्यूमिडिटी से, मैंने कहा ह्यूमिडिटी और हॉटनेस दोनों पॉसिबल है। मैंने सिम्टम बताया ना, बताया हॉटनेस का पेशेंट क्यों हो जाता है, बताया ना। वो लेथार्जिक हो जाता है, अगर डेफिशिएंट का तो वो लेजी हो जाता है, सॉरी ज़्यादा खाने लगता है। और एक्सेसिव हॉटनेस वाला है तो वो लेथार्जिक हो जाता है। तो आपको तय करना पड़ेगा आप किस कैटेगरी में, एनालिसिस करना पड़ेगा। या ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी की वजह से कलेक्शन गैदरिंग की फोर्स है, तो वो जो ह्यूमिडिटी के सिम्टम जो दूसरे होते हैं, कलेक्शन, गैदरिंग, पस फॉर्मेशन, बॉडी में बहुत सारी जो कंडीशन है ना, तो वो अगर ह्यूमिडिटी की वजह से ओबेसिटी है तो हम ओबेसिटी को तो भूल जाओ। ह्यूमिडिटी के जो दूसरे लक्षण हैं वो हमारे में दिखते कि नहीं दिखते हैं। दूसरे लक्षण दिखते हैं तो ये ओबेसिटी भी ह्यूमिडिटी की है, और दूसरे लक्षण ह्यूमिडिटी के नहीं दिखते हैं तो फिर हॉटनेस के देखो। दूसरे लक्षण हॉटनेस के दिखते हैं तो ये हॉटनेस की है। सब आ गए क्या? नितिन भाई आगे? बस मैं 5 मिनट ही लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा आपको, मुझे भी चाय पीनी है। स्टेज पे आने से पहले नितिन ने बोला कि 5 मिनट का ब्रेक कर देते हैं आपके लिए चाय। मैंने कहा नहीं, अभी ये कंटिन्यूटी है, ब्रेक हो जाएगी तो मैं चाय बाद में पी लूँगा, आप लोगों के साथ पीऊँगा चाय। मैं चाय आप लोगों के साथ पीऊँगा। एनीवेज ये मैं सबसे पहले ये प्रोग्राम जो इतना अच्छी तरीके से आयोजन किया गया, एक छोटा सा स्फुरण हुआ हमारे मन में, खाली कैजुअल तरीके से नितिन से और पवन जी से बात करते हुए। तो नितिन ने मुझे कहा कि सर हमारी इच्छा है कि आपके स्टूडेंट एक साथ इकट्ठा हों। ये एक ख्याल, खाली बिल्कुल कैजुअल डायलॉग था 2-3 महीने पहले। तो मैंने बोला ये तो मेरी बरसों की इच्छा है कि मैं जयपुर में मेरे जितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और जितने लोगों ने मेरे साथ काम किया है, मेरी एक हार्दिक इच्छा है, क्योंकि नाउ आई एम अप्रोचिंग 70s। तो मैं चाहता हूं कि एक साथ जैसे फैमिली रियूनियन होता है, वो तो आजकल होता है ना सब फैमिली के दूसरे डिस्टेंस, तो मेरे लिए तो सुजोग फैमिली सबसे बड़ी है, मेरी अपनी फैमिली से कई गुना बड़ी है। तो मैंने कहा एक फैमिली रियूनियन मेरी जयपुर में करने की बहुत इच्छा है, मैं कभी ना कभी 1-2 साल में ये प्लान करता हूँ। ये आइडिया उन्होंने हैक कर लिया मेरे से, हाईजैक कर लिया उन्होंने कि ये काम हम करेंगे आपका, ये आपका हम करेंगे कि हम आपके अगर स्टूडेंट्स हैं और ये आप समझो कि हम आपको ये गुरु दक्षिणा के तरीके से इसको करें। तो मैंने रजिस्ट किया था, पवन जी को भी मालूम है, मैंने कहा नहीं सर मेरी इच्छा है कि मैं जयपुर में करूं और उसके लिए सारा मेरी तरफ से करूं फैमिली यूनियन। तो एनीवेज इनका प्रेम ऐसा है कि मैं मना नहीं कर पाया, और इतना जल्दी इन्होंने, मैंने तो सोचा कि ये 1-2 साल बाद करेंगे, मैंने तो चर्चा की थी, और उन्हें तो हफ्ते 10 दिन में फ़ोन ही कर दिया कि सर वो डेट बताओ आप। मैं किसकी डेट बताऊं कि ये प्रोग्राम की? मैंने कहा नहीं अभी नहीं, मैं हाँ ना करता रहा, और ये हाँ करके मेरे को इस चक्कर में फंसा ही दिया। बहुत मुश्किल था, चैलेंजिंग था, मेरे ऑफिस वर्क की वजह से ये टाइम मुझे स्पेयर करना मुझे मालूम है, लेकिन इतने प्रेम के आग्रह से,
और जितना मैंने सोचा, और मैं तो ये मानता हूँ जितना भी इन टीम ने सोचा, सूरत टीम ने सोचा कि हमारे को क्या टारगेट करना है, उससे आप लोगों के पार्टिसिपेशन ने उसको सक्सेसफुल बनाया और उनके लिए एक जोरदार तालियां बनती है और जोरदार इनका बनता है। जिस अच्छी तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया और हाँ, और बिल्कुल पर्सनल तरीके से, सामने आओ सब, सामने इधर सामने सामने आ जाओ। हाँ, रेशमा सामने आओ, सब आ जाओ। धर्मेश भाई कहाँ हैं? तुम भी आओ। नहीं बिल्कुल, तुम भी तो टीम में हो, क्या बात है। धर्मेश भाई, जो भी ये टीम में, मुझे कई लोगों को मालूम नहीं है, बिहाइंड दी कर्टेन भी वो काम किया है, इतना बढ़िया काम आप लोगों को कह सकते हैं। देखो, मैनेजमेंट करना अपनी जगह है, मैनेजमेंट करना अपनी जगह है, उसको पर्सनल टच देना। 400 लोग अगर यहाँ पर मौजूद है तो 400 को उन्होंने फील करवाया है कि ये आपकी पर्सनल केयर की जा रही है, हाँ या ना? पर्सनल केयर के साथ में ये काम करना, इस डिग्निटी के साथ में, इस हॉस्पिटलिटी के साथ में, इस केयरिंग के साथ में, इस लव के साथ में, इस अफेक्शन के साथ में, ये अनकंपेरेबल है, अनकंपेरेबल है, ये नेवर बिफोर है। ये आप लोगों ने मेरे प्राइड का चकनाचूर कर दिया। मुझे लगता है कि जयपुर ही हॉस्पिटलिटी में आ गए, मुझे लगता है जयपुर ही हॉस्पिटलिटी में आ गए, क्यों आप लोग सब जयपुर की तारीफ करते हो और आप तो आज आपने झंडा गाड़ दिया, आप जयपुर से भी कहीं आगे निकल गए। बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया है, तो इनके लिए हिप 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 हुर्रे। बहुत बढ़िया काम किया इन लोगों ने, तो तहे दिल से मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। और मैं तो कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम आप लोग यहाँ से क्या लेके गए, क्या नहीं लेके गए, बट मैं ये कह सकता हूँ, दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, मोस्ट हैप्पीएस्ट। भाई एक वर्ड में मैं समअप कर सकता हूँ, इससे ज्यादा खुशी का एहसास शायद ही मैंने जीवन में कभी किया होगा। मैंने भी जीवन में बहुत अचीवमेंट किए ही, ऐसी बात नहीं है। हर मौके पे आप लोगों की वजह से मेरे जीवन में पता नहीं कुछ अर्न किया या नहीं किया, लेकिन आप सब लोगों का जो प्रेम अर्न किया है, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी और असेट है मेरे लिए। और ये प्रेम को इन्होंने इस हाइट तक पहुंचाया है, तो दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट, मोस्ट इमोशनल ऑल्सो। मैंने तो बोला नितिन को, भाई हीमोग्लोबिन चेक करा लो, एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। हाँ, तो इतना बढ़िया। तो मैं पूरी सूरत टीम को, पूरी गीसा की टीम को, सूरत टीम का इनिशिएटिव है, गीसा का ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी सूरत और गीसा की टीम को तहे दिल से ग्रेटिट्यूड के साथ में, लव और अफेक्शन के साथ में मेरा हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं पूरी टीम के नाम नहीं जानता हूँ, कुछ ही लोगों के जानता हूँ, लेकिन बैक ऑफ द डोर वो रश्मि कहाँ है? रश्मि कहाँ है? बहुत काम किया है। किधर है रश्मि? को यहाँ होना चाहिए, प्लीज़ रश्मि को यहाँ होना चाहिए। ये आपका सारा अकोमोडेशन से लेके सारी कोऑर्डिनेशन, सबको फ़ोन करके कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे गाड़ी कब चाहिए, कब नहीं चाहिए, ये रश्मि का काम। वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनेज्ड और विद द स्माइलिंग फेस। आपने किसी को गुस्सा होते हुए देखा? किसी को चिल्लाते हुए देखा आपने? इतने प्रेम से ये काम कर लेना, ये अनइमेजिनेबल है, अनइमेजिनेबल है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे ओरिजिनल, मैंने बताया मेरी जर्नी बताई, 1988 के अंदर जर्नी शुरू हुई ऑल्टर मेडिसिन के अंदर, और उसकी वजह से मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे गुरु पहले विपिन भाई शाह, और जो मेरी टीम है उसमें से ज़्यादातर टीम है, ये दबे साहब यहाँ पर आए हैं, योगेश यहाँ पर है, और दूसरे साथी लोग भी राजस्थान से, जयपुर से, जो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेट थेरेपीज, जो 1988 के अंदर विपिन भाई की क्लास के बाद में एस्टेब्लिश की। और मेरे जो फ्रेंड्स का ग्रुप है, कुछ लोग हेल्थ कंडीशन से, कमिटमेंट से, मेरे कासलीवाल जी, राजीव अजमेरा गए क्या? यही है ये राजीव अजमेरा, ये पुरानी टीम के, ये विनय, ये प्रदीप कहाँ है? प्रदीप, ये सारी पूरी टीम के लोग हैं जिन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, अनकंडीशनल। मैंने कह दिया ये करना है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, व्हाई दिस हैज टू बी डन। और उसकी वजह से हम सुजोग को इंडिया में प्रमोट कर पाए, आर्ट ऑफ लिविंग को प्रमोट कर पाए, दूसरे ऑल्टरनेट सिस्टम मेडिसिन को प्रमोट कर पाए, और मैं आज आपके सामने अगर खड़ा हूं तो मेरी टीम की बदौलत खड़ा हूं। तो इनका बहुत बहुत आभार है। और सबसे और एक आभार है मेरे परिवार का।
तो सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस उनका है। तो मेरे को तो क्या है, एक ऑर्डर मार देना है और कर देना है। तो जो फैमिली सपोर्ट अगर नहीं होता, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होता तो ये काम मैं कभी नहीं कर पाता, विलिंगली अनविलिंगली, लेकिन हमेशा विदाउट एनी कंप्लेंट। कंप्लेंट भी होती तो आदमी कब तक झेल सकता है उस कंप्लेंट को, तो विदाउट एनी कंप्लेंट ये सपोर्ट मिला, उसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। फिर ब्लेसिंग्स मिली सारे मेरे टीचर्स की, मास्टर्स की, जो भी टीचर रहे मेरे लाइफ के अंदर शुरू से लेके आखिर तक, और लास्ट में तो प्रोफेसर पागजू जो जिन्होंने मुझे हाईएस्ट लेवल तक पहुंचाया, इस स्टेज पे लाके खड़ा किया, ऐसी ब्लेसिंग है। लेकिन आई एम ए ब्लेस्ड पर्सन, जिस भी गुरु से, जिस भी मास्टर से जुड़ा, मैं उनकी क्लोज इंटीमेसी तक जा पाया, क्लोज इंटीमेसी तक जा पाया, और मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया और उनसे ज्ञान प्राप्त कर पाया। आई कुड गेन द लॉट ऑफ नॉलेज एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑल माई टीचर्स मास्टर। तो मैं प्रोफेसर पागजू को, मेरे दूसरे टीचर्स हैं, उनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ, परिवार का, और सबसे ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा अनकंडीशनल, रियली कह रहा हूँ, बाई कोर ऑफ माई हार्ट, सबसे ज़्यादा आभार मेरे स्टूडेंट्स का, मेरे कलीग्स का, मेरे फ्रेंड्स का। आप तो जानते हैं कि आप मेरे स्टूडेंट्स है ही कहाँ, आप तो मेरी मोर देन फैमिली है। कहाँ कहाँ से आए हैं, कहाँ से, संजय किंकर, मैंने फ़ोन किया, सर आपका प्रोग्राम आएंगे ही, नदीम बेंगलोर से, कहाँ कम्युनिटी, ये सिस्टर्स आई हैं केरला से, तमिलनाडु से, हर कम्युनिटी के लोग वो प्रेम से, और हर स्ट्रीम के मेडिकल डॉक्टर्स भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, लेमैन भी है, जो आप लोगों ने जो मुझे फैमिली की तरह माना है, और उस फैमिली की तरह से जो मुझे अफेक्शन दिया है, उसका तो मैं आपका ऋण कभी चुका ही नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। और ये अग्रवाल समाज जिन्होंने ये हमारे को फैसिलिटी दी, हमारे इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, ये हमारी कैटरिंग के टीम के लोग हैं, जिन्होंने जितना सारा, ये हमारी कैमरा टीम है, हमारी साउंड सिस्टम वाले लोग हैं, किसी ने भी किसी भी तरह की कसर काम में नहीं छोड़ी है। तो मैं नाम तो उनके जानता नहीं है, लेकिन जो जो लोग इस प्रोग्राम को सफल करने में जो जिनका योगदान रहा है, मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी वजह से ये प्रोग्राम चांद रात लगा है, और ये प्रोग्राम एक माइलस्टोन है, ये एक माइलस्टोन है जो आपने माइलस्टोन जो सेट कर दिया है, बाकी की एक्सपेक्टेशन सबकी उस माइलस्टोन से मेजर की जाएगी, आगे की सारी परफॉर्मेंस इससे मेजर की जाएगी कि ये प्रोग्राम सूरत के मुकाबले में कैसा है। दिस इज द माइलस्टोन। ये आपने जो एक्सपेक्टेशन और माइलस्टोन तय कर दी, गुजरात टीम ने, गीसा ने, सूरत टीम ने, और पर्सनली पवन जी ने, नितिन ने, कुलसुम ने, और धर्मेश भाई ने, और रेशमा ने, ये पर्सनल टच देकर जो प्रोग्राम किया है, ये कमेंडेबल है और ये माइलस्टोन है, और इससे तय किया जाएगा आगे प्रोग्राम कैसे होंगे। तो आईएसए फले फूले, आईएसए इज ए प्रोफेसर पागजू माय पेरेंट, आईएसए इज आल्सो माय गार्जियन। तो हम सब लोगों का एक लक्ष्य होना चाहिए, कैसे हम उस फैमिली को बड़ा करें, कैसे आईएसए को नर्चर करें और आईएसए को उस हाइट तक ले जाएं जो प्रोफेसर पागजू ने सोचा था। तपन जी को बुला लीजिए। हाँ, तो वो आया क्यों नहीं? तो तपन को तो उसका तो राइट है। ये तपन भाई ऐसा, ये तो गलत बात है। मैंने जब पूरी टीम को बुलाया, आप तो पहले हकदार हो उसको। मैंने बोला था कई लोगों के मैं नाम इमीडिएटली, कभी इमोशनल इन्फ्लुएंस भी है थोड़ा सा, भी मैं रिकॉल नहीं कर सकता हूँ। तो बहुत बहुत आपका ये हमारा एक मोटा होना चाहिए, कैसे सुजोग फैमिली को हम प्रोटेक्ट करें, कैसे प्रोफेसर पागजू को विज़न और मिशन को हम अकम्प्लिश करें, और उसके लिए हम जो भी पॉसिबल कंट्रीब्यूशन है, जो भी पॉसिबल हमारी तरफ से जो उसको योगदान दे सकें, वो ज़रूर हमको देना चाहिए। ये मैसेज देना चाहता हूँ। एक इम्पोर्टेंट सेमिनार होने वाली है 11 तारीख को, जो हाँ मेडिको लीगल एक जो सेमिनार होने वाली है। बहुत चैलेंजेस आते हैं अल्टर मेडिसिन प्रैक्टिशनर को, लीगली बहुत चैलेंजेस आते हैं। इसके लिए आईएसए ने एफर्ट करके ये सेमिनार अटेंड किया है। तो आई रिकमेंड दैट आपको सबको वो सेमिनार को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हमारे क्या राइट्स हैं, क्या रूल्स हैं, क्या प्रोटेक्शन हमको करना चाहिए, ताकि कभी किसी भी तरह के लीगल कॉम्प्लिकेशन में हम न फंस जाएं। तो ये तो है ही है। मैं डॉक्टर मिंचुल का बहुत आभारी हूँ। प्लीज़ सर। और